नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि यहां पर सीटेट की जोरों शोरों से तैयारी करवाई जा रही है। हर सब्जेक्ट के हर टॉपिक के वीडियो आपको दिए जा रहे हैं। आज क्या खास होने वाला है इस वीडियो में, तो आज सीटेट फरवरी 2026 के लिए यहाँ पर महा मैराथन क्लास होने वाली है। टोटल 100 प्रश्न आपको मिलने वाले हैं क्योंकि ज्यादा समय नहीं बचा है। जैसा कि आपको पता होगा कि एग्जाम नजदीक है और उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर संपूर्ण पर्यावरण इन 100 प्रश्नों में मैं लेकर आया हूं, जिसमें आपको संपूर्ण पाठ्यक्रम मिलेगा। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि पर्यावरण अध्ययन की 6 थीम होती हैं और 6 थीम में एक की 4 उप थीम होती है। तो इन सभी पर वीडियो के माध्यम से आपको प्रश्न दिए जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर हम थीम की बात करें तो परिवार एवं मित्र होता है, आपका भोजन होता है, पानी होता है, आवास, यात्रा, हम जो चीजें बनाते हैं और करते हैं। 6 प्रकार की थीम होती है पर्यावरण अध्ययन में और एक ही ऐसी थीम है परिवार एवं मित्र की, जिसकी 4 उप थीम होती। कौन कौन सी? संबंध, कार्य और खेल, जानवर और पौधे, है ना। ये सिंपल सी बात है, सरल सी बात है, लेकिन ये एग्जाम में पूछी जाती है। ये कूट में भी आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए कौन सी थीम है, कौन सी उप थीम है। इन सभी पर आज चर्चा करेंगे। सभी से संबंधित प्रश्न आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेंगे। 100 प्रश्न आपको मिलेंगे, टेस्ट के रूप में आपको ये मिलेंगे, यानी कि टेस्ट आप दे सकते हैं कि इन 100 प्रश्नों में आपको कितने नंबर आ रहे हैं। ज्यादा समय आपका व्यतीत यहां पर नहीं करेंगे, जल्दी से प्रश्न की ओर चलेंगे। यदि प्रश्न आपको अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को क्या कर लेना है भैया, सब्सक्राइब कर लेना है इसी प्रकार के वीडियोस देखने हो तो यहां पर मैं प्रश्न पढ़ूंगा, 4 विकल्प पढ़ूंगा, उतना में आपको कमेंट के माध्यम से या कॉपी में आंसर लिख लेना है और अंत में जरूर बताना है कि इन 100 प्रश्नों में आपको कितने नंबर आ रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं कि खेजड़ी वृक्ष के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है और कूट में आंसर देना है। देखिए 4 विकल्प हैं और यहां पर कौन से सही है वो आपको बताना है। तो यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है और इसे उगने के लिए अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है। इस वृक्ष की छाल का उपयोग दवा बनाने में होती है और उसकी लकड़ी में कभी कीड़ा नहीं लगता है। इस वृक्ष की फलियां सब्जी बनाने में काम आती हैं और पत्तियां वहां रहने वाले जानवर खाते हैं, या फिर वहां वृक्ष बहुत घना होता है और इसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। 4 विकल्प दे रखे, कूट में आंसर देना है। तो फटाफट आंसर दीजिए, क्या होगा इसका सही आंसर। फिर जब तक मैं यहां पर आपको बता दूं कि ये जो खेजड़ी वृक्ष होता है ये कहां का राजकीय वृक्ष है, तो आपको पता होना चाहिए राजस्थान का है। कहां का भैया? राजस्थान का। ये इंपोर्टेंट है, कूट में ये भी पूछा जा सकता है कि कहां का राजकीय वृक्ष है खेजड़ी, तो ये आपका राजस्थान का है। और किससे संबंधित है? तो अमृता देवी बिश्नोई से संबंधित है। ये 2 चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब चलते हैं उत्तर की ओर। तो पहला विकल्प पढ़ लेते हैं कि भैया यहां वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। क्या राजस्थान में क्या पाया जाता है? अधिकतर रेगिस्तान पाया जाता है, वहां पानी की कमी होती है, तो ये अधिक जल की आवश्यकता इसमें नहीं होती है। तो पहला वाला विकल्प क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा विकल्प देखें तो इसकी वृक्ष की जो छाल होती है बिल्कुल दवा बनाने में काम आती है, साथ में इसकी लकड़ी में कीड़ा कभी नहीं लगता है, ये इसकी विशेषता होती है, इसमें कीड़ा नहीं लगता है इसकी लकड़ी में। तो दूसरा वाला विकल्प भी आपका सही हो जाएगा। तीसरा देख लेते हैं कि भाई इस वृक्ष की फलियां सब्जी बनाने में काम आती, बिल्कुल काम आती हैं, और इसकी पत्तियां वहां रहने वाले जो जानवर होते हैं वो भोजन के रूप में करते हैं ना, पत्तियां खाते हैं यानी कि। तो तीसरा वाला विकल्प भी आपका सही हो जाएगा। 4th विकल्प देख लेते हैं कि यहां वृक्ष बहुत घना होता है, बिल्कुल घना होता है और उसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। 4th वाला विकल्प भी आपका सही हो जाएगा, यानी कि सही क्या हो जाएंगे आपके चारों विकल्प। और कहां पर है? 1 2 3 4 4th वाले विकल्प में, है ना। तो यही आपका सही आंसर होगा। तो यदि आपने 4th पे टिक किया होगा तो 1 नंबर जोड़ लीजिएगा, कमेंट्स के माध्यम से बता दीजिएगा। दूसरा प्रश्न है, यहां पर देखिए मैं शायद आपको बताना भूल गया कि अभिकथन और कारण के प्रश्न भी यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। तो अभिकथन दे रखा है यहां पर कि लद्दाख के चांगपा जनजाति के लोग अपनी बकरियों को बहुत ऊंचाई और ठंडी जगहों पर चराने ले जाते हैं। क्या यह अभिकथन सही है? क्या सही है तो क्यों है? क्या कारण है भैया? कारण भी आपको देखना पड़ेगा। कारण सही है तो आप यहां पर कह सकते हैं कि भाई ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो पहले कारण देखेंगे, फिर हम देखेंगे कौन सा आंसर सही होगा। कारण क्या भैया कि जितनी ऊंचाई और ठंड होगी पश्मीना बकरियों के बाल उतने ही ज्यादा नरम और बेहतरीन गुणवत्ता वाले होंगे, जिससे कीमती पश्मीना ऊन प्राप्त होती हैं। तो यहां पर देखिए 4 विकल्प दे रखे यहां पर कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, अभिकथन सही है या फिर कारण सही है, दोनों सही है या नहीं है, ये आपको देखकर बताना है। जब तक मैं आपको ये बता दूं कि भाई पश्मीना बकरी के बालों की हम बात करें तो मनुष्य से 6 गुना अधिक पतले होते हैं। 6 गुना अधिक पतले होते हैं हमारे बाल। आपने देखा होगा वो कितने पतले होते हैं, लेकिन इससे भी 6 गुना पतले होते हैं पश्मीना बकरी के बाल, और इससे स्वेटर वगैरह बनाई जाती हैं और ये बहुत ऊंचाई पर रहते हैं। और इनको जो पालने वाले जो जाति होती, जनजाति होती, वो होती चांगपा जनजाति। कौन सी? चांगपा जनजाति होती है। और ये जो चांगपा जनजाति हैं ये घुमंतु लोग होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं और जहां पर ये रहते हैं यानी खुद जहां पर ये रहते हैं उसे कहते हैं रेबो। क्या कहते हैं उसे?
रेबो कहा जाता है जहां पर ये रहते हैं, और जहां पर इनकी बकरियां वगैरह भेड़ बकरी रहती है उसे क्या कहा जाता है भैया, लेखा कहा जाता है। सीधा सीधा पूछा जाता है, कोर्ट में पूछ लेंगे आपसे, सीधा सीधा पूछ लेंगे। तो जहां पर ये जनजाति रहती है उसे रेबो कहते हैं, और जहां पर भेड़ बकरी रखते हैं उसे क्या कहा जाता है, लेखा कहा जाता है। अब चलते हैं भैया प्रश्न की ओर कि प्रश्न क्या सही है, क्या अभिकथन सही है कि कारण सही है। लद्दाख के चांगपा जनजाति, ये भी सही है कि भाई जो चांगपा जनजाति कहां रहते हैं, ये लद्दाख में रहते हैं। और यहाँ के लोग अपनी बकरियों को बहुत ऊंचाई और ठंडी जगहों पर चराने ले जाते हैं, क्या बिल्कुल चराने ले जाते हैं भैया। तो अभिकथन क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। कारण देख लेते हैं, जितनी ऊंचाई और ठंड होगी पश्मीना बकरी के बाल उतने ही ज्यादा नरम और बेहतरीन गुणवत्ता वाले होंगे, बिल्कुल सही है। इनको देखा होगा आपने वीडियो में, फोटो में, कहीं पर भी देखा होगा, तो ज्यादातर ये पहाड़ों पर आपको देखने को मिल जाएंगे, है ना। तो जिसमें कीमती पश्मीना ऊन प्राप्त होती, बिल्कुल सही है। तो कारण भी क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। इसका मतलब क्या भैया, ए और आर दोनों सही है, और आर जो है वो ए की सही व्याख्या करता है, तो दूसरा वाला विकल्प सही हो जाए। तीसरा प्रश्न, भारत के मानचित्र पर यदि आप गांधीनगर गुजरात से कोहिमा नागालैंड और फिर वहां से तिरुवनंतपुरम यानी कि केरल की यात्रा करते हैं तो आपकी यात्रा की दिशाओं का सही क्रम क्या होगा। देखिए इस प्रकार के प्रश्न सीटेट एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्रम पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए मानचित्र के बारे में कहां पर क्या होता है। जैसे कि यहां पर मैं एक मानचित्र, एक मिनट, यह मानचित्र यहां पर बना देता हूं क्योंकि यहीं पर दोनों तीनों चीजें मिल जाएगी आपको, है ना, इसी में। तो यहां पर हम बात करें गांधीनगर गुजरात की, तो आप गांधीनगर मानचित्र में देखेंगे तो यहां पर है, कहां पर है, इस दिशा में, यानी कि पश्चिम दिशा में है। तो हम यहां पर लिख देंगे गांधीनगर, है ना। और कोहिमा नागालैंड की हम बात करें तो ये इसके अपोजिट है, इधर, है ना, कहां पर है, इधर। तो यहां पर लिख देंगे कोहिमा, और ये पूर्व में है। तो यहां पर देखिए गांधीनगर पश्चिम में है, कोहिमा पूर्व में है। तो यहां पर गांधीनगर से कोहिमा तरफ जा रहे हैं, यानी कि आप किधर जाएंगे, पूर्व की तरफ जाएंगे। किधर जाएंगे भैया, आप पूर्व की तरफ जाएंगे। और उसके बाद कहां जाएंगे, तिरुवनंतपुरम यानी कि केरल जाएंगे, जो कि यहां पर है स्थित, इधर, है ना, कहां पर है, इस साइड है, यानी कि यहां पर इस साइड इतनी इतनी जगह पे ये स्थित है। तो कैसे जाएंगे आप, कोहिमा से होकर जाएंगे और कहां जाएंगे, तिरुवनंतपुरम यानी कि केरल में। तो ये वाली जो दिशा होगी वो कौन सी होगी, दक्षिण पश्चिम दिशा होगी। कौन सी होगी भैया, दक्षिण पश्चिम दिशा होगी। तो आप कहेंगे कि पूर्व की ओर और फिर दक्षिण पश्चिम की ओर जाएंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, तीसरा वाला हो जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए मानचित्र के बारे में, तभी आप इसको हल कर पाएंगे। तो तीसरा वाला विकल्प क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। ब्रेल लिपि, ब्रेल लिपि के बारे में सभी को पता है। इसके बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और असत्य कथन को छांटना इनकरेक्ट है ना। हर बार मैं आपको बोलता हूं कि प्रश्न को हमेशा ध्यान से पढ़िएगा, प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। भाई सत्य पूछ रहा है कि असत्य पूछ रहा है, नेगेटिव पूछ रहा है कि पॉजिटिव पूछ रहा है। यदि असत्य पूछे तो वो नेगेटिव हो जाएगा, सत्य पूछे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। कुछ वर्ड भी मैं आपको हर वीडियो में बताता हूं कि ये जो वर्ड है ये आपको पता होना चाहिए। यदि ये वर्ड आए तो वो विकल्पों को पढ़ना ही नहीं, आपको गलत हो जाएगा। जैसे जैसे आएंगे वैसे वैसे मैं आपको बताता जाऊंगा। तो यहां पर देखिए असत्य कथन पूछा गया ब्रेल लिपि के बारे में। यह लिपि मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदुओं पर आधारित होती है, 8 बिंदुओं वाली होती है। लुई ब्रेल फ्रांस में रहने वाले थे जिन्होंने इसका आविष्कार किया था। या फिर उभरे हुए बिंदुओं को उंगलियों को पोरों से छूकर पढ़ा जाता है। तो यहां पर ऐसा नहीं है मैं प्रश्न पढ़कर आंसर बता सकता हूं। मेरा उद्देश्य 4 विकल्प पढ़ने का यही होता है कि आपको समय मिल जाए उत्तर देखने का, है ना, और आसानी से आंसर बताने का। क्योंकि प्रश्न और डायरेक्टली मैं आंसर बताऊंगा तो मुझे नहीं लगता कि उतने समय में आप आंसर दे पाएंगे। तो ब्रेल लिपि के बारे में असत्य कथन पूछा गया है, तो आप सभी को पता है कि यह लिपि मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु पर आधारित होती, बिल्कुल होती है। लुई ब्रेल फ्रांस में रहने वाले थे जिन्होंने इसका आविष्कार किया, बिल्कुल इनके द्वारा ही किया गया है। उभरे हुए बिंदुओं पर उंगलियों के पोरों से छूकर पढ़ा जाता, बिल्कुल पढ़ा जाता है। यहां पर बात की गई 8 बिंदु की, लेकिन इसमें 8 बिंदु नहीं होते हैं, 8 डॉट नहीं होते। कितने डॉट होते हैं, 6 डॉट होते हैं। कितने होते हैं, 6 डॉट से होते हैं, 8 नहीं होते हैं। इसका मतलब क्या है, दूसरा वाला विकल्प आपको क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। असत्य कथन पूछा गया था। ठीक, आगे बढ़ेंगे। घड़सीसर तालाब के बारे में सही मिलान करना है। 4 विकल्प दिए गए हैं, कूट में आंसर देना है। इसे जैसलमेर के राजा घड़सी ने बनवाया था क्या। यहां 9 तालाबों का एक समूह था जो एक दूसरे से जुड़े हुए थे। जब एक तालाब भर जाता था तो पानी बहकर नीचे वाले तालाब में चला जाता था क्या। आज यहां तालाब पूरी तरह सूख चुका है और वहां मकान बन गए हैं। क्या सही आंसर होगा, फटाफट बताइए। यदि इतने समय में भी आप आंसर नहीं बता रहे तो वीडियो को पुश कर लीजिएगा। वैसे आपका आंसर इतने समय में आ जाना चाहिए, क्योंकि ज्यादा समय आपका जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो इतना समय यदि आप लेंगे तो कहीं ना कहीं आपके पास समय कम पड़ जाएगा। तो आपको इसका भी ध्यान रखना है, आपको समय रहते ही आंसर का पता कर लेना है। तो देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए
जैसा आंसर आपने दे दिया होगा कि जो घड़सीसर है कहां पर है भैया, तो जैसलमेर में। कहां पर है, जैसलमेर में। तो इसे जैसलमेर के राजा घड़सीस ने बनवाया था क्या, बिल्कुल बनवाया था। पहला वाला विकल्प आपका सही हो गया। यहां 9 तालाबों का एक समूह था जो एक दूसरे से जुड़े हुए थे, बिल्कुल 9 तालाबों का समूह था और ये एक दूसरे से जुड़े हुए थे, क्योंकि एक तालाब भर जाता था तो पानी बहकर नीचे वाले तालाब में चला जाता था। ये प्रक्रिया 90 तालाब तक होती थी और सारे तालाब एक एक करके ऐसे ही भर जाया करते थे। तो तीसरा वाला विकल्प भी आपका सही हो जाएगा। फोर्थ विकल्प देख लेते हैं। आज यहां तालाब पूरी तरह सूख चुका है, बिल्कुल सूख चुका है। और यहां पर मकान बन गए हैं, तो बिल्कुल बन गए हैं, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। इसका मतलब क्या भैया, कौन सा सही आंसर हो जाएगा, तीसरा वाला। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा सभी सही है। ठीक, आगे बढ़ेंगे। फिर से यहां पर आपके सामने अभिकथन और कारण दे रखा है। क्या अभिकथन कारण से मेच खा रहा है क्या अभिकथन सही यार गलत है क्या, ये हम पढ़ने के बाद इसके बारे में जानेंगे। तो पढ़ लेते हैं आराम से भैया। क्या है अभिकथन, क्या कह रहा है यहां पर कि पहाड़ों पर चढ़ते समय पर्वतारोहण, यानी कि जो पर्वतारोही होते हैं वो अपने साथ विटामिन सी और रसायन की गोलियां रखते हैं और नाश्ते में लेते हैं क्या, ऊंचाई पर। इसका कारण क्या है भैया, कारण क्या है इसका ऐसा करने का कि ऊंचाई पर ऑक्सीजन का स्तर कम हो जाता है और ये गोलियां ठंड में शरीर को गर्म रखने और शक्ति प्रदान करने में मदद करती है। क्या कारण और अभिकथन सही है क्या, फटाफट फटाफट कमेंट्स के माध्यम से बताइए। तो आपने देखा होगा जो पर्वतारोहण है, जो पर्वतारोही है, इनको चढ़ने में काफी मेहनत लगती है ना, शारीरिक ताकत लगती है, बहुत ठंड भी लगती है। तो इसके कारण क्या करते हैं, ये विटामिन सी और आयरन की गोलियां रखते हैं, जिससे कि उनको क्या हो, उनके शरीर में गर्मी आ जाए और शक्ति प्रदान हो सके। तो ये किससे होगी भैया, विटामिन सी और आयरन की गोलियों से। तो बिल्कुल आप अभिकथन और कारण देखेंगे तो बिल्कुल सही होगा। इसका मतलब क्या है भैया कि आपका ए और आर दोनों सही है तथा आर जो है वो एक ही सही व्याख्या करता है। तो दूसरा वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। 7वां प्रश्न, उस पक्षी का नाम आपको बताना है जिसकी आंखें मानवों की तरह सामने की तरफ होती हैं और जो अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे करता है। उल्लू, मैना, कोयल या फिर कलचिड़ी। बहुत सारे बच्चे आंसर देंगे यहां पर उल्लू, है ना, जो कि सरासर गलत है, क्योंकि यहां पर देखिए आंखों मानव की तरह सामने की तरह होती है और जो अपनी गर्दन को झटके से, यहां पर देखिए जो उल्लू होता है वो अपनी गर्दन झटके से आगे पीछे नहीं करता है, ये अपनी गर्दन को 270 डिग्री तक घुमा सकता है। कितने डिग्री पूछा जाता है, सीधा सीधा। उल्लू जो है अपनी गर्दन को 270 डिग्री तक घुमा सकता है, लेकिन झटके से आगे पीछे अपनी गर्दन नहीं कर सकता। वो कौन करता है भैया, मैना करती है। कौन करता है, मैना, है ना, याद रखिएगा। दूसरा वाला विकल्प क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। उल्लू गलत है, इसका आंसर सही आंसर मैना है। नीचे दी गई विशेषता है और इसके आधार पर जानवर की पहचान करना है। यदि आप ये 4 विशेषता पढ़ेंगे तो आसानी से आंसर लगा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे कि पहले वाला विकल्प देखेंगे तो ही आप समझ जाएंगे कि भैया इसके शरीर पर पीले और काले रंग की धारियां होती। किसके शरीर पर पीले और काले रंग की धारियां होती हैं। इसकी मूछें हवा में हुए कंपन को भांप लेती है और शिकार के सही स्थिति का पता चल जाता है। इसकी गर्जना 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई देता है और यहां अपने इलाके का मूत्र गंध के द्वारा चिन्हित करता है। तो देखिए यहां पर सरल सा प्रश्न है, मुझे नहीं लगता कि यहां पर कोई बच्चा गलत करेगा। तेंदुआ है, बाघ है, शेर या फिर चीता है, तो कौन सा सही आंसर होगा। यहां पर देखिए शरीर पर पीले और काले रंग की धारियां किसमें होती है, बाघ पर होती है ना। वैसे 3 विकल्प पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं थी, वैसे आपको समझ आ जाता। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो बाकी के 3 विकल्प से भी आप यहां पर समझ सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, दूसरा वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि फसल कटाई के बाद मिजोरम में किया जाने वाला नृत्य जिसमें जमीन पर बांस की डंडियों को लेकर 2-2 लोगों की जोड़ियां बैठती है और ताल पर डंडियों को पीटते हैं, ये कौन सा नृत्य है। कुचिपुड़ी है, बिहू, चिराव है या फिर झूम नृत्य है। ये काफी बार सीटेट एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, बहुत पसंद करते हैं इस प्रश्न को और काफी बार ये प्रश्न दिया हुआ है। तो उस नृत्य का नाम होगा चिराव नृत्य। कौन सा नृत्य भैया, ये चिराव नृत्य। ये आपको पता होना चाहिए ये कहां पर किया जाता है, इसको मिजोरम में, है ना। और ये फसल कटाई के बाद वाला नृत्य है। इसके बाद इस नृत्य को किया जाता है जिसमें जमीन पर बांस की डंडियों को लेकर 2-2 लोगों की जोड़ियां बैठती है और ताल पर डंडियों को पीटती है। उस नृत्य को क्या कहा जाता है, चिराव नृत्य कहा जाता है। फिर से आपके सामने यहां पर अभिकथन और कारण दिया हुआ है, क्या सही है यह आपको बताना है। अभिकथन देख लेते हैं कि कांच के जार और बोतलों को अचार भरने से पहले धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है। क्या कारण है भैया, इसका कारण यह है कि अचार को स्वादिष्ट बनाने,
और उसका तापमान बढ़ाने के लिए ऐसा किया जाता है। क्या अभिकथन और कारण बिल्कुल सही है क्या? तो यहां पर आपको आंसर देना है पहले, यदि नहीं दे पा रहे तो वीडियो को पुश कर लीजिएगा। यहां पर अभिकथन की हम बात करें तो कांच के जार और बोतलों को अचार भरने से पहले धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है, बिल्कुल सुखाया जाता है, इसका मतलब आपका अभिकथन सही हो गया। कारण क्या है इसका कि अचार को स्वादिष्ट बनाने और उसका तापमान बढ़ाने के लिए ऐसा किया जाता है क्या? तो ऐसा इसलिए नहीं किया जाता, ऐसा इसलिए किया जाता है कि जो बोतल में नमी है उस नमी को दूर करने के लिए इस प्रकार की कार्रवाई की जाती है, यानी कि धूप में उस कांच के जार को रखा जाता है। तो कारण कहां आपका क्या हो गया, यहां पर गलत हो गया। इसका मतलब अभिकथन तो सही है आपका, लेकिन आर गलत है। कहां पर ये? पहले वाले विकल्प में। तो ए तो सही है परंतु आर गलत है, तो पहला वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। कुड़ुक भाषा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कुड़ुक भाषा के संबंध में पूछ लिया गया भैया कि यह झारखंड के आदिवासी लोगों की भाषा है। इस भाषा में तोरंग का अर्थ जंगल होता है। सूर्यमणि इस समुदाय की एक चमकता तारा चमकता सितारा है, यानी कि गर्ल स्टार है। तो क्या कौन सा विकल्प सही है? यह सीधा सीधा पूछा गया है। तो यहां पर देखिए कुड़ुक भाषा की हम बात करें तो बिल्कुल यह झारखंड के आदिवासी लोगों की भाषा है, पहला विकल्प आपका सही हो जाएगा। तोरांग का अर्थ इनके द्वारा जंगल बताया गया है, यह भी सही होगा। सूर्यमणि इस समुदाय की एक चमकता सितारा है। चमकता सितारा यदि आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो चमकता सितारा एक पार्ट है और उसमें सूर्यमणि के बारे में जिक्र किया हुआ है। यदि आपने नहीं पढ़ा पढ़ लीजिएगा, काफी प्रश्न भी पूछे जाते हैं इससे। तो तीसरा वाला विकल्प भी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ही सही होंगे। ठीक, तो चौथा वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। अब यहां पर सांपों के बारे में पूछा गया है कि सांपों के संदर्भ में भारत में पाए जाने वाले जहरीले सांपों का सही समूह कौन सा है? जहरीले सांप, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि सांप जो जहरीले होते हैं भारत में वो 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के भैया? मात्र 4 प्रकार के सांप होते जो कि जहरीले होते भारत में। वो कौन कौन से? सीधे सीधा ये पूछा गया है। कोबरा, अजगर, करेत, अफाई, नाग, करेत, रसोईया वाइपर, अफाई, कोबरा, किंग कोबरा, धामन दुबिया, अफाई, करेत, अजगर, किंग कोबरा। बताइए सही आंसर क्या होगा? तो पहले वाले विकल्प में देखेंगे तो अजगर जहरीला नहीं होता है। तीसरे वाले विकल्प में देखेंगे तो धामन जहरीला नहीं होता है। चौथे वाले विकल्प में देखेंगे तो अजगर क्या होता है भैया? जहरीला नहीं होता है। इसका मतलब क्या है? नाग होगा, करेत होगा, रसोईया वाइपर जिसे दुबुइया कहा जाता है और अफाइया, है ना। ये जो 4 प्रकार के जानवर होते हैं, सांप होते हैं, ये जहरीले होते हैं, बाकी जहरीले सांप नहीं होते हैं। तो दूसरा वाला विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे। पोचमपल्ली और कलमकारी साड़ियों के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा भैया? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है, केवल तमिलनाडु है, केवल कर्नाटक या फिर केरल और आंध्र प्रदेश है? कौन सा है? जल्दी से फटाफट आंसर बताइए। तो यहां पर हम देखेंगे पोचमपल्ली और कलमकारी साड़ियों के बारे में पूछा गया है। तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो पहला वाला विकल्प आपका क्या हो जाएगा भैया? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, वहां कौन सा जानवर है जिसके आगे के दांत जीवन भर बढ़ते रहते हैं, इसलिए वहां चीजों को कुतरता रहता है ताकि दांत ज्यादा बड़े ना हो जाए? चूहा है, दीमक है, गिलहरी या फिर खरगोश है? क्या होगा सही आंसर? अब यहां पर आप देखेंगे भैया कि चूहा भी आंसर हो सकता है और गिलहरी भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन हम यहां पर एनसीईआरटी की बात करें तो आप देखेंगे उसमें चूहे का कहीं पर भी जिक्र नहीं किया गया है। किसका जिक्र किया गया है? गिलहरी का जिक्र किया गया है। तो हम एनसीईआरटी बुक के हिसाब से चलेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? गिलहरी हो जाएगा, और यही आयोग मान्य करता है गिलहरी, है ना। तो तीसरा वाला विकल्प आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। फिर से अभिकथन और कारण दे रखा है यहां पर कि मृत सागर में कोई व्यक्ति डूबता नहीं है, वहां पानी की सतह पर ऐसा तैरता है जैसे बिस्तर पर लेटा हो। क्या यह सही है? क्या भाई क्या कारण है ऐसा कि मृत सागर का पानी दुनिया का सबसे खारा पानी है, लगभग 300 ग्राम नमक प्रति लीटर, जिससे पानी का घनत्व बहुत बढ़ जाता है? क्या सही है और क्या गलत है? कमेंट के माध्यम से बताना फटाफट, देर नहीं करना है ना। तो अभिकथन हम देखें यहां पर, मृत सागर में कोई व्यक्ति डूबता नहीं, बिल्कुल नहीं डूबता है। वहां पानी की सतह पर ऐसे तैरता है जैसे बिस्तर पर लेटा हुआ। आप तैरेंगे नहीं तब भी व्यक्ति वहां पर उस मृत सागर में डूबता नहीं है। क्यों नहीं डूबता है? क्योंकि उसमें 1 लीटर पानी में हम देखेंगे तो लगभग 300 ग्राम नमक पाया जाता है। कितना? 300 ग्राम। यानी कि मृत सागर पानी दुनिया का सबसे खारा पानी होता है, जिसका पानी का घनत्व बहुत बढ़ जाता है। इस वजह से जो व्यक्ति है वो डूबता नहीं है, भले उसे तैरना नहीं आता हो फिर भी वो पानी में नहीं डूबता है ना। तो कारण और अभिकथन दोनों सही है और आर जो है वो एक ही सही व्याख्या कर रहा है। तो ये कहां पर है आपका आंसर?
पहले वाले विकल्प में है और यही आपका सही आंसर होगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे। उस पौधे की आपको पहचान करना है जो भारत का नहीं है बल्कि दक्षिण अमेरिका से आया है और अब भारत में हर घर में सब्जी के रूप में प्रयोग होता है। कौन कहां से आया, इस पर एक शॉर्ट वीडियो बनाया था, उसमें मैंने आपको सारी जानकारी दी थी, है ना, 15 सेकंड 16 सेकंड में। यदि आपने वो देखा होगा या फिर कहीं पर भी आपने पढ़ा होगा तो मुझे नहीं लगता कि इसका आंसर आपको पता नहीं होगा। सभी को इसका आंसर पता होगा, सरल सा, भिंडी, गोभी, हरी मिर्ची या फिर सोयाबीन। क्या होगा सही आंसर? यहां पर देखिए दक्षिण अमेरिका की बात की जा रही है। यहां पर देखिए टमाटर प्लस आलू, या दो और मैं यहां पर सब्जी बता रहा हूं जो कि दक्षिण अमेरिका से आई है। इसके साथ साथ कौन सी आई है? हरी मिर्च। याद रखिएगा, हरी मिर्च, टमाटर और आलू, ये तीनों ही सब्जियां कहां से आई हुई है? दक्षिण अमेरिका से आई हुई है। यदि हम भिंडी की बात करें, भिंडी के साथ साथ यहां पर कॉफी की बात करें तो कॉफी कहां से आई हुई भैया? अफ्रीका से आई हुई। कहां से? अफ्रीका से। गोभी और साथ में मटर की हम बात करें, यहां पर लिख देता हूं मटर, ये कहां से आई है भैया? तो ये यूरोप से आई हुई है। कहां से? यूरोप से आई हुई है ना। और सोयाबीन की हम बात करें तो ये कहां से आया हुआ? चीन से आया हुआ है। तो आपको पता होना चाहिए कौन कहां से आया, ये आपके सीटेट एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया आपसे, रोनाल्ड रॉस को चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किस खोज के लिए मिला था? कब मिला था? 1902 में। क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार। कौन से क्षेत्र में? चिकित्सा के क्षेत्र में, है ना। ये दोनों तीनों चीजें आपको पता होना चाहिए। अब किस खोज के लिए मिला था ये देख लेते हैं कि मलेरिया दूषित पानी पीने से फैलता है, कि मलेरिया मच्छर द्वारा फैलता है और मच्छर के पेट में झांककर प्लाज्मोडियम परजीवी हो जाता है इनके द्वारा, कि डेंगू मलेरिया मच्छर से फैलता है, या फिर सिनकुना पेड़ की छाल से मलेरिया की दवा बनाई जाती है। फटाफट आंसर बताइए क्या होगा सही आंसर। देखिए, रोनाल्ड रॉस को चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। क्यों मिला था? क्योंकि मलेरिया मच्छर द्वारा फैलता है और मच्छर के पेट में झांककर प्लाज्मोडियम परजीवी खोजा था, यानी कि इनके द्वारा मलेरिया मादा एनाफिलिस मच्छर के काटने से फैलता है, ये बताया गया था। उन्होंने मच्छर के पेट में मलेरिया के परजीवी को माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा था। इनके द्वारा? रोनाल्ड रॉस के द्वारा। तभी इनको चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था, है ना। तो दूसरा वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे। कर्णम मलेश्वरी के बारे में पूछा गया है और पूछा गया है भैया असत्य कथन। कौन सा कथन? असत्य, नेगेटिव प्रश्न पूछा गया है ना। और पूछा गया है कि वहां एक वेट लिफ्टर है और आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। उन्होंने भारत के बाहर 29 मेडल जीते थे। वहां 130 किलोमीटर तक वजन उठा सकती है। या फिर उन्होंने 2004 के एथेंस ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। क्या होगा सही आंसर? फटाफट बताइए, यानी कि कौन सा असत्य कथन है ये आपको बताना है। तो यहां पर हम बात करें कर्णम मलेश्वरी के बारे में, तो वहां एक वेट लिफ्टर है और आंध्र प्रदेश की रहने वाली थी, बिल्कुल सही कथन है। उन्होंने भारत के बाहर 29 मेडल जीते, ये भी सही कथन है। 130 किलोग्राम तक वजन उठा सकती, ये भी सही कथन है। लेकिन उन्होंने 2004 में एथेंस ओलंपिक में स्वर्ण पदक नहीं जीता था। क्या नहीं जीता था भैया? स्वर्ण पदक नहीं जीता था। कौन सा पदक जीता था? कांस्य पदक जीता था। कौन सा? कांस्य पदक, है ना। तो यहां पर फोर्थ वाला विकल्प क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे। और यही पूछा था असत्य कथन, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? फोर्थ वाला हो जाएगा। चलिए, मधुबनी चित्रकला के निर्माण में किन सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है? सीधा सीधा पूछा गया है और सरल सा प्रश्न है। तेल के रंग और कैनवास, पीसे हुए चावल के घोल में नील, हल्दी और फूलों के प्राकृतिक रंग मिलाकर, केवल रासायनिक रंगों का प्रयोग, या फिर तांबे की प्लेटों पर नक्काशी। फटाफट आंसर बताइए क्या होगा। तो यहां पर जब मधुबनी चित्रकला की जाती है तो जो चावल होता है उसके आटे का घोल बनाया जाता है, उसमें नील डाली जाती है, हल्दी और फूलों का प्राकृतिक रंग मिलाया जाता है। तो यहां पर इन सामग्री का उपयोग किया जाता है, पीसे हुए चावल के घोल का, उसमें नील मिलाया जाता है, हल्दी और फूलों के प्राकृतिक रंग मिलाए जाते हैं। दूसरा वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। ठीक, और इससे किसका चित्र बनाया जाता है? इंसान का, जानवर का, पेड़ और पक्षियों के चित्र बनाए जाते हैं। आगे हम फिर अभिकथन और कारण देखेंगे। अभिकथन पढ़ लेते भैया। अभिकथन यहां पर क्या कहना चाह रहा है हमसे, कि अभिकथन यहां पर कहता है कि असम के घर जमीन से 10 से 12 फीट ऊपर मजबूत बांसों के खंभों पर बनाए जाते हैं। क्या अभिकथन सही है क्या? और यदि अभिकथन सही है तो इसका कारण क्या है? असम में गर्मी बहुत अधिक पड़ती है और बांस के घर ठंडे होते हैं। क्या ये आपका कारण सही है क्या? जल्दी से आंसर बताइए फटाफट। तो यहां पर हम देखेंगे असम के घर जमीन से 10 से 12 फीट ऊपर मजबूत बांसों के खंभों पर बनाए जाते, बिल्कुल बनाए जाते हैं। कारण क्या है? अत्यधिक वर्षा।
क्या है भैया, अत्यधिक वर्षा, ना कि अधिक गर्मी। तो आपका कारण क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। वहां पर बाढ़ आने की संभावना अधिक होती है, इसके कारण 10 से 12 फीट ऊपर मजबूत बांसों के खंभों पर घर बनाए जाते हैं ना। तो कारण आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, और अभिकथन आपका सही हो जाएगा। यानी ए सही है परंतु आर गलत है। दूसरा वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक किसान अपनी फसल के बार बार एक ही तरह के फसल जैसे कि धान उगा रहा है और बहुत सारे रसायनों और उर्वरकों का उपयोग कर रहा है। इसका उसकी मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह बताना सीधा सीधा। उस मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वो सरल सा प्रश्न है, मुझे नहीं लगता कि इसका आंसर आपको पता नहीं होगा। मिट्टी और अधिक उपजाऊ बन जाएगी क्या? बार बार एक ही फसल बोने से उपजाऊ नहीं बनती है। मिट्टी केवल धान की फसल के लिए ही उपयोगी है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि टेक वर्ड में बताता जाऊंगा, और मैं काफी बार वीडियो में बताया हूं कि जहां पर केवल आ जाए वो हमेशा नेगेटिव में चला जाएगा। नेगेटिव का मतलब यदि असत्य पूछा होता तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर था, लेकिन पॉजिटिव प्रश्न पूछा गया यहाँ पर, है ना। इसका उस मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यहाँ पर पूछा जाता कि इसका उस मिट्टी पर क्या प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो हम यहाँ पर विचार कर सकते थे कि आंसर सही हो सकता है। लेकिन पॉजिटिव प्रश्न पूछा गया है, और जब भी केवल आ जाए जिस विकल्प में, वो हमेशा गलत होगा। ठीक, तीसरा देख लेते हैं। मिट्टी बंजर हो जाएगी, मिट्टी में केंचुओं की संख्या बढ़ जाएगी। तो मिट्टी क्या हो जाती है भैया, बार बार एक ही फसल बोने से मिट्टी बंजर हो जाएगी। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। पक्षियों के घोंसलों के बारे में गलत युग्म की पहचान करें। गलत युग्म कौन सा है, इसके बारे में आपको बताना है। ठीक, और सरल सा है, 4 विकल्प पढ़ेंगे, आसानी से आंसर समझ जाएंगे। और मैं यहाँ पर डायरेक्टली पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा जैसे आएंगे वैसे बताता भी जाऊंगा। जैसे कि कबूतर है, पुराने मकानों का खंडरों में बिल्कुल जो कबूतर के घर होते हैं या फिर घोंसले होते हैं, वो पुराने मकानों में आपको देखने को मिल जाएगा। खंडर जो होते हैं वहां पर ये इनके घोंसले देखने को मिल जाएंगे। तो पहला वाला विकल्प आपका सही होगा, लेकिन जो युग्म गलत है वो आपको पहचान करना। ठीक, तो पहला हो नहीं सकता। दूसरा देख लेते हैं। शकरखोरा, किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर लटकता हुआ घोंसला। आपने देखा होगा लटकता हुआ घोंसला, वो कौन बनाता है, वो शकरखोरा बनाता है, यानी कि सनबर्ड बनाता है। तो दूसरा वाला विकल्प भी आपका सही होगा, लेकिन हमें गलत युग्म का चयन करना है, तो दूसरा हो नहीं सकता। तीसरा देख लेते, कोयल अपने अंडे कौवे के घोंसले में देती है, यानी कि कोयल किसी भी प्रकार से अपना घोंसला नहीं बनाती है। अपने अंडे देने होते हैं, तो जब कौवा अपना घोंसला बनाता है तब उसमें ये अपने अंडे दे देती है। तो तीसरा वाला विकल्प भी क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा, यानी कि ये युग्म गलत नहीं है। फोर्थ देख लेते हैं। दर्जिंग चिड़िया पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर अंडे देती है क्या? नहीं, गहरा छेद बनाकर घोंसला बसंत गोरी नहीं, बसंत गोरी नामक जो चिड़िया होती है वो इस प्रकार के घोंसले बनाती है, ना कि दर्जिंग चिड़िया। दर्जिंग चिड़िया किस प्रकार के घोंसले बनाती है भैया, जो पत्ते होते हैं 2 पत्ते, उनको अपनी नुकीली चोंच से सिलकर घोंसला बनाती है। दर्जिंग यानी कि दर्जी किस प्रकार से कपड़े सिलते हैं, ऐसे ही 2 पत्तों को सिलकर अपना घोंसला बनाती है दर्जिंग चिड़िया। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना, फोर्थ वाला, क्योंकि दर्जिंग चिड़िया पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर अंडे नहीं देती, ये बसंत गोरी देती। ठीक, चलिए अगला प्रश्न। भोजन के पाचन के बारे में कक्षा 5 के छात्र को पढ़ाते समय एक शिक्षक को किस बात पर सबसे अधिक जोर देना चाहिए? सबसे अधिक जोर किस पर देना चाहिए? भोजन के पाचन के बारे में कक्षा 5 के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। भोजन को जल्दी जल्दी निगलना, भोजन को अच्छी तरह चबाकर खाना ताकि लार अच्छे से मिल सके, खाने के तुरंत बाद सोना, या फिर केवल मीठी चीजें खाना क्योंकि ग्लूकोज तुरंत ऊर्जा देता है। देखिए प्रश्न पढ़ेंगे, 4 विकल्प पढ़ेंगे, आप आंसर आसानी से लगा सकते हैं। जो भोजन होता है उसे अच्छी तरह चबाकर खाना चाहिए ताकि जो लार होती है, जो सलाइवा होता है, वो अच्छी तरह से मिल सके। तो दूसरा वाला विकल्प क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। तरुण भारत संघ नामक संस्था का संबंध मुख्य रूप से किस कार्य से? यहाँ पर देखिए तरुण भारत संघ के बारे में पूछा गया है कि ये गरीब बच्चों को स्कूल भेजने का काम करती है क्या, पुराने तालाबों की मरम्मत करना और नए तालाब बनवाना यानी कि जल संरक्षण का कार्य करती है, वनों की कटाई को रोकना, या फिर सौर ऊर्जा का प्रचार करना। तरुण भारत संघ के बारे में पूछा गया है। ये कहां पर स्थित है? राजस्थान में। कहां पर स्थित है ये? राजस्थान में। और इसके जो प्रमुख संस्थापक थे वो कौन थे भैया? राजेंद्र सिंह। कौन थे भैया? राजेंद्र सिंह, आपको पता होना चाहिए। और इन्हें जल पुरुष कहा जाता है। यदि ये सीधा सीधा पूछा जाता है कि जल पुरुष किसे कहा जाता है, तो वो राजेंद्र सिंह को कहा जाता है। कहां पर है ये संस्था? राजस्थान में। और क्या कार्य करती है भैया? जल संरक्षण का कार्य करती है, यानी कि पुराने तालाबों की मरम्मत करके नए तालाब बनाती है ना। तो दूसरा वाला विकल्प क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे।
फिर से यहाँ पर देखिए अभिकथन और कारण दे रखा है, अभिकथन क्या कहता है और कारण क्या, यहाँ पर अभिकथन और कारण दे रखा है, दोनों को पढ़ते हैं, क्या सही है क्या गलत है, फिर इस पर चर्चा करेंगे। अभिकथन देख लेते भैया, रेगिस्तानी पौधा जो कैक्टस होता है इसमें पत्तियां या तो होती है या होती नहीं है या फिर कांटों के रूप में होती है। क्या ये कारण सही है क्या इसका कि वाष्पोत्सर्जन द्वारा पानी के नुकसान को रोकने के लिए पत्तियां कांटों में बदल जाती है? क्या अभिकथन और कारण दोनों सही है क्या? फटाफट आंसर बताइए कमेंट्स के माध्यम से। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि रेगिस्तानी पौधे जो कैक्टस होते हैं इसमें पत्तियां या तो होती ही नहीं है या फिर कांटे के रूप में होती, बिल्कुल सही है, क्योंकि पानी की कमी होती है, उसके कारण वाष्पोत्सर्जन द्वारा पानी के नुकसान को रोकने के लिए पत्तियां क्या है, कांटों में बदल जाती है। तो कारण भी आपको क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यानी कि ए और आर दोनों सही है। आर जो है वो ए की सही व्याख्या कर रहा है, तो पहला वाला विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, अभिकथन आपको पढ़ना है फिर से और कारण दे रखा है यहाँ पर कि बिहार में लीची के फूल, थोड़ा सा मैं नीचे कर लेता हूं, आराम से पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम चारों विकल्पों को देखेंगे, है ना। अभिकथन कहता है यहाँ पर कि बिहार में लीची के फूल मधुमक्खियों को बहुत लुभाते हैं, इसलिए वहां के लोग अक्टूबर से दिसंबर तक मधुमक्खियां पालन शुरू करते हैं। इसका कारण क्या है भैया, कारण देख लेते हैं। कारण क्या है कि यह अक्टूबर दिसंबर वहां समय होता है जब रानी मधुमक्खियां अंडे देती हैं और छत्ते की जनसंख्या तेजी से बढ़ती है। क्या दोनों सही है क्या? तो यहां पर हम अभिकथन देखेंगे कि बिहार में लीची के फूल मधुमक्खियों को बहुत लुभाते, बिल्कुल बहुत लुभाते। कहां पर होता है सबसे ज्यादा? मधुमक्खी पालन बिहार में होता है, बिल्कुल करेक्ट है। इसलिए वहां के लोग अक्टूबर से दिसंबर तक मधुमक्खियां पालन शुरू करते हैं, बिल्कुल अक्टूबर से दिसंबर के माह में ही मधुमक्खी पालन शुरू होता है। तो आपका कारण सही है। क्यों है भैया? यह अक्टूबर दिसंबर वहां समय होता है जब रानी मधुमक्खी अंडे देती, बिल्कुल अंडे देती है, और छत्ते की जनसंख्या क्या है, तेजी से बढ़ती है। तो कारण भी क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका, सही हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, आपका ए और आर दोनों सही है और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है, तो तीसरा वाला विकल्प सही हो जाएगा। चलिए, रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है, यह किस थीम का उदाहरण है? परिवार और मित्र, जानवर और उनकी संवेदना से संबंधित है, भोजन, आश्रय या फिर यात्रा। तो आप देखेंगे तो ये जो बात की गई रेशम के कीड़े की बात यहां पर की गई है, यह जानवर जो आपकी थीम है, जानवर क्या है, एक प्रकार की उप थीम है, और उप थीम किससे संबंधित है, मतलब किसकी उप थीम है? परिवार एवं मित्र। और ये जानवर और उनकी संवेदनाओं पर आधारित है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आपका पहला वाला विकल्प सही हो जाएगा, परिवार और मित्र, है ना, क्योंकि ये एक प्रकार की उपथीम होती है जानवर, और ये जानवर से संबंधित है, और ये जो उपथीम है वो किससे संबंधित है? परिवार और मित्र से। तो पहला वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि एक डॉक्टर ने एक मरीज को आंवला, गुड़ और हरी पत्तेदार सब्जियां खाने की सलाह दी। उस मरीज को कौन सी बीमारी होने की संभावना है और उसके खून में किसकी कमी है? मलेरिया की है, एनीमिया की है, टाइफाइड की, या फिर रतौंधी की है? सरल सा प्रश्न है, आप सभी को इसके बारे में पता होगा। जिसमें आंवला, गुड़ और हरी सब्जियों में किसकी प्रचुरता सबसे ज्यादा होती है? लौह तत्व की, आयरन की सबसे ज्यादा मात्रा इसमें पाई जाती है, इसको लौह तत्व भी कहा जाता है। अब बताइए कौन सी कमी होगी उसमें, किसकी कमी, मतलब खून में किसकी कमी होगी? तो यहां पर उसके खून में कमी होगी हीमोग्लोबिन की, यानी कि आयरन की कमी, है ना। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, आयरन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है, यानी कि एनीमिया उसको हो सकता है, और जब एनीमिया होता है तो उसमें हीमोग्लोबिन यानी कि आयरन की कमी हो जाती है, और उस मरीज को आंवला, गुड़ और हरे पत्तेदार सब्जियां खाने की सलाह दी जाती है। तो दूसरा वाला विकल्प आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, झूम खेती के बारे में यहां पर बताना है कि विषय में सही कथनों का चयन करना है, और कूट में आपको आंसर दे रहा है। देखिए 4 विकल्प दे रखे हैं, थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं ताकि आपको ये प्रश्न समझ में आ जाए। अब आपको पूरा प्रश्न दिखाई दे रहा होगा, है ना। तो 29वें प्रश्न में झूम खेती के विषय में सही कथन का चयन करना है आपको कि एक फसल काटने के बाद जमीन को कुछ सालों तक ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, परती छोड़ना जिसे कहा जाता है। वहां उगने वाले बांस या खरपतवार को काटकर जला दिया जाता है। राख का उपयोग खाद की तरह होता है। बीज बोने के लिए जमीन को बहुत गहरा जोता जाता है। तो कौन सा सही होगा? तो पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं। एक फसल काटने के बाद जमीन को कुछ सालों तक ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, बिल्कुल ऐसे ही छोड़ते हैं, जिसे प्रति छोड़ना भी कहा जाता है। वहां उगने वाले बांस या खरपतवार को काटकर जला दिया जाता है, बिल्कुल जला दिया जाता है, ताकि उसका खाद बन सके, है ना, उसका उपयोग उसी में हो सके। राख का उपयोग खाद की तरह होता है, जो राख बन जाते हैं उसका उपयोग राख की तरह होगा। दूसरा और तीसरा सही है। बीज बोने के लिए जमीन को बहुत गहरा जोता जाता है। देखिए बीज बोने के लिए बहुत गहरा नहीं जोता जाता है, हल्का खोदकर बीज छिड़क जाता, बीजों को छिड़का जाता है, ना कि बहुत ज्यादा जोता जाता है उसको, ना ही खोदा जाता है ना।
तो फोर्थ वाला विकल्प आपका गलत हो जाएगा। सही कथन जानना था तो पहला, दूसरा, तीसरा कहां पर है? तीसरे वाले विकल्प में, और यही आपका सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न। अभिकथन यहां पर दिया हुआ है, कारण दिया हुआ है। अभिकथन यहां पर क्या कह रहा भैया कि पक्षी अपनी गर्दन को बहुत अधिक हिलाते। क्या कारण है? कि पक्षियों की आंखें की पुतली घूम नहीं सकती, इसलिए उन्हें इधर उधर देखने के लिए पूरी गर्दन घुमानी पड़ती है। क्या अभिकथन और कारण बिल्कुल सही है? क्या आपने देखा होगा पक्षी अपनी गर्दन को बहुत ज्यादा हिलाते हैं। क्यों हिलाते हैं? आपने देखा होगा कि अपनी जो आंख की पुतली होती है वो आप चारों तरफ घुमा सकते हैं, लेकिन जो पक्षी होते हैं वो अपनी पुतली को चारों तरफ नहीं घुमा सकते, इसलिए वो बार बार अपनी गर्दन को इधर उधर हिलाकर चारों तरफ देखते रहते हैं। तो बिल्कुल अभिकथन और कारण क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए और आर दोनों सही है, तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न। आरक्षित रेल टिकट पर निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी अनिवार्य रूप से छपी होती है? देखिए इस प्रकार के जो वीडियो है वो शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको इन चीजों के बारे में बता दिया गया है। यदि आपने नहीं देखे तो बहुत सारे शॉर्ट वीडियो हम अपलोड कर दिए हैं, उनको देख लीजिएगा और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर आरक्षित रेल टिकट के बारे में पूछा गया है कि कौन सी जानकारी अनिवार्य रूप से छिपी होती है, उसमें छपी होती है, ये पूछा गया। पीएनआर नंबर, यात्री की तारीख और समय, यात्री का नाम, किराया और दूरी, ट्रेन का नंबर और नाम। क्या छपा होता है? ये सीधा सीधा पूछा गया है। तो यहां पर आप देखेंगे तो पीएनआर नंबर भी आपको दिख जाएगा, यात्री की तारीख और समय भी आपको देखने को मिल जाएगा, किराया और दूरी भी आपको देखने को मिल जाएगा, ट्रेन का नंबर और नाम भी, लेकिन यात्री का नाम उसमें देखने को नहीं मिलेगा। आपने देखा होगा आरक्षित रेल टिकट जो होती है उसमें यात्री का नाम कहीं पर भी नहीं लिखा होता है। इसका मतलब है कि पहले वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा, दूसरा वाला सही हो जाएगा, चौथा और पांचवा, पहला, दूसरा, चौथा और पांचवा, यानी कि पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। ये इस तरीके से भी प्रश्न पूछा जाता है कि जो रेल की टिकट होती है उसमें क्या छपा नहीं होता है, तो आपको पता होना चाहिए उसमें यात्री का नाम छपा नहीं होता है ना। चलिए, ग्रेगर मेंडल ने मटर के पौधों पर प्रयोग किया था, जैसा कि आप सभी को पता होगा। उन्होंने पाया कि मटर के पौधों में कुछ ऐसे गुण होते हैं जो जोड़ियों में आते हैं, निम्न में से कौन सा गुण मेंडल ने नहीं पाया था? कौन सा गुण नहीं पाया था ये पूछा गया है। बीज का खुरदरा या चिकना होना, बीज का पीला या हरा होना, पौधे का लंबा या नाटा होना, या फिर अगली पीढ़ी के बीजों का रंग थोड़ा पीला या फिर थोड़ा हरा मिश्रित होना। कौन सा गुण नहीं पाया था ये पूछा गया है। देखिए इनके द्वारा पाया गया था कि जो अगली पीढ़ी के बीज होते हैं वो या तो पीले होंगे या हरे होंगे। ऐसा नहीं है कि थोड़ा पीला थोड़ा हरा होगा, ऐसा नहीं होगा, है ना। या तो पूरी तरीके से पीले होंगे या फिर हरे होंगे। लेकिन यहाँ पर बताया क्या गया है कि अगली पीढ़ी के बीजों का रंग थोड़ा पीला और थोड़ा हरा मिश्रित होगा, तो ये नहीं पाया गया है मेंडल के द्वारा, है ना। तो फोर्थ वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। पेट्रोल के बारे में सही कथन चुनना। देखिए सही कथन आपको चुनना है पेट्रोलियम के बारे में कि यहाँ एक नवीनीकरणीय संसाधन है और जल्दी बनता है। यहाँ केवल समुद्र के नीचे ही पाया जाता है और उसका रंग गीला होता है। यहाँ बदबूदार गाढ़ा और गहरे रंग का तेल है जिसे रिफाइनरी में साफ किया जाता है या फिर इसे बिना साफ किए सीधे वाहनों में इस्तेमाल किया जा सकता है। पेट्रोलियम के बारे में सत्य कथन का चयन करना है, तो सत्य कथन क्या होगा यहाँ पर कि जब पेट्रोलियम निकाला जाता है तो वो बदबूदार गाढ़ा और गहरे रंग का तेल होता है। उसे रिफाइनरी यानी कि साफ करके उसे पेट्रोल बनाया जाता है, उससे डीजल बनाया जाता है, केरोसिन, वैक्स वगैरह सारी चीजें उससे बनाई जाती है। तो ये होता है आपका पेट्रोलियम जो होता है वो सीधे तौर पर नहीं डाला जाता है ना, क्योंकि वो जब निकलता है तो बदबूदार गाढ़ा और गहरे रंग का होता है। उसको रिफाइनरी के में साफ करके ही उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो तीसरा वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अभिकथन और कारण दे रखा है, देखते हैं कौन सा सही है। अभिकथन कहना चाह रहा है यहाँ पर कि जो लेह लद्दाख के घरों में लोग सर्दियों में निचली मंजिल पर रहने चले जाते हैं। कब जाते हैं? सर्दियों में। और कारण क्या है इसका कि निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती है जो कमरे को गर्म रखने में मदद करती है। तो क्या ये सही है? क्या अभिकथन और कारण? लद्दाख में घर आपको पता होगा, हमने कई वीडियोस इस पर बनाए हैं या फिर और कई वीडियो देखे होंगे। तो लद्दाख के घर कैसे होते हैं? उनके घर पत्थरों के होते हैं, यानी कि 2 मंजिल के होते हैं। जो निचली मंजिल होती है यानी कि पहली मंजिल होती है उसमें किसी प्रकार की कोई खिड़की नहीं होती, उसमें जो उनके जानवर वगैरह होते हैं, जो सामान होता है वो इसमें रखा जाता है। लेकिन जब सर्दियां होती हैं तो लोग इसमें चले जाते हैं निचली मंजिल में। क्यों चले जाते हैं? क्योंकि इसमें किसी प्रकार की खिड़की नहीं होती है और ये कमरा गर्म होता है ना, इसलिए इसमें चले जाते हैं। तो अभिकथन और कारण क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, यानी कि ए और आर दोनों सही है और आर जो है वो ए की सही व्याख्या करता है। तो पहला वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए ठहरे हुए पानी पर तेल डालने की सलाह दी जाती है, इसका वैज्ञानिक कारण क्या है? इसका वैज्ञानिक कारण पूछा गया कि तेल मच्छरों को जहरीला कर देता है, तेल पानी की सतह पर फैलकर ऑक्सीजन की आपूर्ति काट देता है जिससे मच्छरों का लार्वा मर जाता है, तेल मच्छरों के पंख चिपका देता है या फिर तेल की गंध से मच्छर भाग जाते हैं। क्या कारण है भैया? तो यहां पर देखिए मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए ठहरे हुए पानी में तेल डालने की सलाह इसलिए दी जाती है ताकि तेल पानी की सतह पर फैलकर ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है, यानी कि उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है जिससे कि उसके जो मच्छर के लार्वा होते हैं वो मर जाते हैं। तो सेकंड वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। बाजरा के दाने से रोटी बनने तक की प्रक्रिया का सही क्रम क्या होगा? पहले क्या करना पड़ता है, फिर क्या करना पड़ता है, और इसका जो क्रम है वो आपको बताना है। तो मैं डायरेक्टली इसका सही क्रम बता रहा हूं, है ना, आप थोड़ा सा वीडियो को पुश करके देख लीजिएगा। तो इसका सही क्रम है, पहले थ्रेसिंग की जाती है, यानी कि बाली से दाने को अलग की जाती है, ओखली में या फिर मुसल में इसे पटका जाता है, दोचा जाता है ना। तो पहले दाने निकाले जाते हैं, फिर इसे फटकारा जाता है, यानी कि साफ किया जाता है, भूसा अलग किया जाता है, फिर इसे पीसा जाता है, यानी कि चक्की में पीसा जाता है, फिर इसे गूथा जाता है और फिर इसे बेल लेते हैं, यानी कि गोल रोटी जो होती है बेल कर, और फिर इसे सेकते हैं और फिर इसे खा लेते हैं ना। तो ये सही क्रम है इसका दूसरा नंबर वाला। तो यहां पर जो सेकंड वाला विकल्प है वो आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वन अधिकार अधिनियम 2007, राइट टू फॉरेस्ट एक्ट 2007 के बारे में बात की जा रही है कि किन लोगों को जंगल पर अधिकार देता है? जो लोग कम से कम 25 वर्षों से जंगल में रह रहे हैं, जो लोग जंगल में नए पेड़ लगाते हैं, केवल सरकारी अधिकारियों को, या फिर जो लोग 10 वर्षों से जंगल में रह रहे हैं। सरल सा प्रश्न है, सभी को इसका आंसर पता होगा कि जो लोग कम से कम 25 वर्षों से जंगल में रह रहे हैं उन लोगों को जंगल पर अधिकार देता है ये एक्ट 2007 है ना। तो पहला वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। फिर यहाँ पर अभिकथन और कारण दे रखा है। अभिकथन कहता है कि अंतरिक्ष यान में अंतरिक्ष यात्री पानी पीते समय गिलास का उपयोग नहीं कर सकते हैं, वे पानी के बुलबुलों को मुंह से पकड़ते हैं। क्या यह अभिकथन सही है? क्या कारण क्या है इसका? कि अंतरिक्ष में पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल शून्य जैसा होता है जिससे हर चीज तैरती रहती है। तो क्या कारण सही है? क्या तो आपने अंतरिक्ष यान में जो यात्री जाते हैं उनको देखा हुआ, काफी वीडियो आपने देखे होंगे, तो वहां पर जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो शून्य होता है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल वहां पर होता ही नहीं। जो ग्रेविटी होती है वो नहीं होती, शून्य होती है, जिससे हर चीज क्या होती है, तैरती रहती है। वहां पर पानी पीते समय गिलास का उपयोग नहीं करते हैं, जो पानी का बुलबुला है उसे सीधे मुंह से वो पकड़ लेते हैं ना अंतरिक्ष यान में अंतरिक्ष यात्री। तो यहाँ पर अभिकथन और कारण दोनों सही है, यानी कि ए आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। तो पहला वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। पश्मीना शाल के बारे में कौन सा तथ्य सही नहीं है? देखिए नेगेटिव प्रश्न पूछा गया है ना, कौन सा तथ्य सही नहीं है ये पूछा गया है कि यहाँ 6 स्वेटर के बराबर गर्मी देती, बिल्कुल 6 स्वेटर के बराबर ये गर्मी देती है। यहाँ बहुत मोटी होती इसलिए गर्म होती है। इसे बनाने में लगभग 250 घंटे की बुनाई लगती है। ये लद्दाख के चांगपा जनजाति द्वारा पाली गई बकरियों के बालों से बनती है। क्या होगा सही कथन? देखिए यहां लद्दाख की चांगपा जनजाति द्वारा पाली गई बकरियों से बनाई जाती, बिल्कुल सही है। 250 घंटे में बुनते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। 6 स्वेटर से बनाई के बराबर गर्मी देती, बिल्कुल सही है। यहां बहुत मोटी नहीं होती, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसके जो बाल है मनुष्य के 6 गुना कम मैंने पतले होते हैं, 6 गुना पतले होते हैं। और ये इसकी जो स्वेटर होती है वो बहुत पतली होती है, ना कि मोटी होती है। तो बहुत मोटी नहीं होती है, गर्म होती लेकिन मोटी नहीं होती है। तो दूसरा वाला विकल्प क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है केचुए को किसानों का मित्र क्यों कहा जाता है? यहां पर केचुए को किसानों का मित्र क्यों कहा जाता है, सीधा सीधा आपको आंसर देना है। तो वे चीज, यहां पर कूट में आंसर देना आपको है ना, वे जिस जमीन में रहते हैं वहां छेद बनाकर उसे पीली कर देते हैं, यानी कि सॉफ्ट कर देते हैं। इन छेदों से हवा और पानी आसानी से जमीन के अंदर चला जाता है। वे खरपतवार को खाते हैं और मुख्य फसल को बचाते हैं। वे मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं और उनके मल से जमीन उपजाऊ बनती है। क्या करते हैं वो सीधा सीधा आपको बताना है। तो यहां पर आप देखेंगे कि वे जिस जमीन में रहते हैं वहां छेद बनाकर उन्हें पोली कर देते हैं, यानी कि सॉफ्ट कर देते हैं, बिल्कुल सही है।
इन छेदों से हवा और पानी आसानी से जमीन के अंदर चला जाता है। जो छेद होते हैं जो पोली कर देते हैं उससे पानी जमीन के अंदर चला जाता है, बिल्कुल सही है। वे खरपतवार को खाते, खरपतवार को नहीं खाते हैं, और मुख्य फसल को बचाते। मुख्य फसल जरूर बचती लेकिन खाकर ये खरपतवार को नहीं खाते, मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं और उनके मल से जमीन उपजाऊ बनती है और फसल को बचाते हैं। तो यहाँ पर जो फोर्थ वाला विकल्प है ये सही हो जाएगा, पहला दूसरा और चौथा, पहला दूसरा और चौथा, यानी पहला वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उस पक्षी का नाम बताना है जो अपना घोंसला खुद नहीं बनाता है बल्कि कौवे के घोंसले में चुपके से अपने अंडे दे देता है और कौवा उन्हें अपने अंडे समझकर पालता है या फिर सेता है ना। ये आपको पता हुआ, थोड़ी देर पहले इसका जिक्र किया था हमने। क्या कलचीड़ी है, कोयला है, बसंत गोरी या फिर शकरकंद है? किसके बारे में हमने बात की थी भैया? कोयल के बारे में। कोयल कभी भी अपना घोंसला नहीं बनाती है। ये जो कौवा पक्षी होता है उसके घोंसले में अपने अंडे को चुपके से रख जाती है और वही कौवा उसकी देखरेख करता है, पालता है ना। तो दूसरा वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। फिर से यहाँ पर अभिकथन और कारण दिया हुआ है। अभिकथन कहता है यहाँ पर कि मनाली जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है, इसमें भी घर पत्थरों और लकड़ी के बने होते हैं लेकिन उनकी छतें ढालू होती है। क्या यह अभिकथन सही है? क्या सॉरी, कारण क्या है इसका? मनाली एक पहाड़ी इलाका है जहां भारी बारिश और बर्फबारी होती है, ढालू छत से बर्फ और पानी आसानी से नीचे गिर जाता है। क्या अभिकथन और कारण बिल्कुल सही है? क्या तो अभिकथन को हम देखें, मनाली हिमाचल प्रदेश की यहाँ पर बात की जा रही है, तो वहां पर घर जो होते हैं वो पत्थरों के साथ साथ लकड़ी के, इन दोनों के बनाए जाते हैं और उनकी छतें ढालू बनाई जाती है। तो बिल्कुल अभिकथन सही। क्यों बनाई जाती है? क्योंकि मनाली एक पहाड़ी इलाका है, वहां पर भारी बारिश होती है, बर्फबारी होती है, तो ढालू छत होगी तो पानी और बर्फ आसानी से वहां पर नीचे खिसक सकती है, गिर सकती है। तो अभिकथन और कारण दोनों सही है। आंसर हो जाएगा आपका तीसरा वाला, ए और आर दोनों सही है। आर जो है एक ही सही व्याख्या कर रहा है। मिजोरम में लॉटरी खेती के तहत जमीन को टीन के हिसाब से बांटा जाता है। एक टीन जमीन का अर्थ यहां पर पूछा गया क्या होता है? वहां जमीन जहां एक टीन अनाज पैदा हो, वह जमीन का आकार 100 मीटर इंटू 100 मीटर हो, एक टीन बीज बोया जाता हो या फिर एक टीन के डिब्बे जितना छोटी हो। यहाँ पर लोटरी खेती के बारे में बताया गया है कि लोटरी खेती क्या होती है मिजोरम में। ये एक पहाड़ी इलाका होता है और पहाड़ी इलाकों में जब खेती होती है तो जब खेती करना होता है उससे पहले लोटरी खेती, यानी कि बहुत सारे डब्बे में बहुत सारी चिट वहां के जो लोग हैं उनका नाम डाल दिया जाता है, जिसका नाम निकलता है उसको जमीन दे दी जाती है। अब यहाँ पर ये लोटरी टिकट के बारे में, सॉरी लोटरी खेती के बारे में नहीं पूछा गया है, यहाँ पर पूछा गया एक टीन जमीन के बारे में। अब यहाँ पर जो टीन का डब्बा आपने देखा होगा, इस प्रकार का टीन का डब्बा होता है, ये फूल भरकर जितनी जमीन में गिर जाता है वो होता है एक टीन जमीन, यानी कि एक टीन बीज बोते हैं। यदि 2 डब्बे हो गए तो 2 टीन जमीन हो गई, 3 डब्बे भरकर हो गए तो 3 टीन जमीन हो गई। इस प्रकार से ये चलता रहता है। वहां पर हेक्टेयर और बीघा के हिसाब से नहीं नापा जाता, एक मात्रा होती है टीन के डब्बे की, उस हिसाब से जमीन को मापा जाता है। तो तीसरा वाला विकल्प है। पुराने जमाने में यात्रियों के लिए पानी का इंतजाम करने के लिए बावड़ी बनाई जाती थी। बावड़ी की मुख्य वास्तुकला विशेषता क्या है? यहाँ पर बावड़ी की वास्तुकला की जो विशेषता है उसके बारे में आपको बताना है, तो देख लेते हैं। पहला विकल्प है कि इसमें पानी को ऊपर खींचने के लिए मोटर लगी होती थी। पहले की बात है, मोटर हो नहीं सकती, पहला वाला विकल्प है गलत हो जाएगा। यहाँ केवल राजाओं के नहाने के लिए थे, जहां पर मैंने बोला केवल आ जाए वो विकल्प हमेशा गलत होगा। यहाँ पूरी तरह से ढकी हुई होती थी, तो वहां पर पहले इस प्रकार की कोई जो ढके होने का कारण नहीं होती थी, पहले इस प्रकार से कार्य नहीं होता था। पहले क्या होता था कि इसमें पानी तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां जमीन से के नीचे जाती थी ताकि यात्री को रस्सी से पानी खींचना ना पड़े, है ना, वो सीढ़ियों से जाकर अपना पानी लेकर वापस आ जाए। तो सीढ़ियां उसमें लगी होती थी। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड वाला हो जाएगा। ठीक, फिर यहाँ पर अभिकथन और कारण देखा। अभिकथन कह रहा भैया इग्लू बर्फ का बना घर होता है लेकिन अंदर से गर्म होता है। कारण क्या है इसका? कि बर्फ की दीवारों के बीच फंसी हुई हवा उष्मा की कुचालक होती है जो अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। क्या सही भैया? अभिकथन और कारण दोनों सही है या फिर दोनों में से एक गलत है? क्या है भैया? तो यहां पर इग्लू एक प्रकार का घर बनाया जाता है जिसका नाम होता है इग्लू, और ये जो घर होता है ये अंदर से गर्म होता है, बिल्कुल गर्म होता है, और ये बनाया ही बर्फ से जाता है, फिर भी ये गर्म होता है। क्यों गर्म होता है? क्योंकि बर्फ की दीवारों के बीच फंसी हुई जो हवा होती है वो उष्मा का क्या होती है? वो चालक होती है, वो अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। तो कारण भी आपका क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? ए और आर दोनों सही है, और आर जो है वो एक ही सही व्याख्या करता है। तो दूसरा वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा।
दांडी यात्रा 1930 से पहले महात्मा गांधी ने किस आम खाद्य पदार्थ को बुनियादी अधिकार बताते हुए उस पर लगे अन्यायपूर्ण कर के खिलाफ आवाज उठाई थी? चावल, दूध, नमक या गेहूं? सरल सा प्रश्न है, क्या सही आंसर होगा? नमक कानून है ना, दांडी यात्रा। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा, सरल सा प्रश्न था, सभी को इसके बारे में जानकारी होगी, है ना। चलिए, वहां कौन सा पक्षी है जो अपना घोंसला बहुत कलात्मक तरीके से बनाता है? सॉरी, सभी नर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं और मादा पक्षी उन सभी को देखती है और जो सबसे अच्छा लगता है उसमें अंडा देती है। लेकिन बहुत सारे घोंसले बनाता है कौन? नर पक्षी। लेकिन जो मादा को एक ही घोंसला पसंद आता है उसमें ही वो अपने अंडे देती है। उस पक्षी का नाम क्या? दर्जन चिड़िया है, बया या वीवर पक्षी, शकरखोरा या फाख्ता है? उसका नाम है बया पक्षी, जिसे वीवर पक्षी भी कहा जाता है। ठीक, दूसरा वाला विकल्प क्या हो जाएगा आपका? सही आंसर हो जाएगा। जो लटकते हुए घोंसले होते हैं ना, वो यही बया या फिर वीवर पक्षी बनाता है ना, बहुत सारे बनाता है। लेकिन जो मादा पक्षी होती है वो एक घोंसले का चयन करती है जो अच्छा होता है, उसमें अंडे देती है और बाकी के जो घोंसले हो वो ऐसे के ऐसे छोड़ दिए जाते हैं। अगला प्रश्न, केरल के टेपियोका का दूसरा नाम क्या है और यहाँ पौधे का कौन सा भाग है? सॉरी, अच्छा प्रश्न है ये भी, है ना। कप्पा कहा जाता है इसे और ये पौधे का जड़ भाग है। ममिंड्री, तंद्रा फल भाग है। सरसों बीज, सहजन या फिर फूल? क्या होगा? तो टेपियोका को केरल में कप्पा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? केरल में कप्पा कहा जाता है और एक प्रकार की क्या है, ये जड़ है ना। तो पहला वाला विकल्प क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न, यहां पर अभिकथन और कारण दे रखा है कि पानी में नींबू तैरता रहता है जब उसमें साधारण पानी की जगह नमक मिला दिया जाए। क्या कारण इसका सही है? कि नमक मिलाने से पानी का घनत्व नींबू के घनत्व से अधिक हो जाता है, जिसमें नींबू ऊपर उठ जाता है। तो क्या अभिकथन और कारण दोनों सही है क्या? फटाफट बताइए। तो पानी में नींबू तैरता रहता है, आपने देखा होगा पानी में यदि आप नींबू डाल देते तो बिल्कुल तैरता रहता है, जब उसमें साधारण पानी की जगह नमक मिला दिया जाता है। तो अभिकथन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल सही हो जाएगा। कारण क्या है इसका? कि नमक मिलाने से पानी का घनत्व नींबू के घनत्व से अधिक हो जाता है, जिसमें नींबू ऊपर उठ जाता है। जैसे कि हमने मृत सागर के बारे में बात की थी। मृत सागर में नमक की मात्रा ज्यादा है, इसलिए आदमी वहां पर डूबता नहीं। वहीं पर ये चीजें दोहराई गई है, लेकिन यहाँ पर आदमी की जगह पर नींबू दे दिया है और मृत सागर की जगह यहाँ पर पानी रख दिया गया, बात एक ही। तो अभिकथन और कारण क्या हो जाएंगे आपके? सही हो जाएंगे। ए और आर दोनों सही है। आर जो है एक ही सही व्याख्या करता है। पहला वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। फिर से यहां पर अभिकथन दे रखा है, पहाड़ों पर मैदानी इलाकों की तुलना में खाना पकाने में अधिक समय लगता है। पहाड़ी पर मैदानी इलाकों की तुलना में। कारण क्या है इसका? ऊंचाई बढ़ने पर वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है, जिससे पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है और पानी जल्दी भाप बनकर उड़ जाता है, लेकिन खाना नहीं पकता। क्या यह सत्य है क्या? तो अभिकथन हम देखेंगे कि पहाड़ों पर मैदानी इलाकों की तुलना में खाना पकाने में अधिक समय लगता है। पहाड़ों पर सही बात है भैया, अधिक समय लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि ऊंचाई बढ़ने पर वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है, बिल्कुल कम हो जाता है, और जिसमें पानी का क्वथनांक कितना हो जाता है? 100 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है और पानी जल्दी भाप बनकर उड़ जाता है, लेकिन खाना नहीं पकता। तो फिर उसमें पानी डाला जाता है, तो इसमें समय ज्यादा लगता है ना। तो अभिकथन और कारण दोनों क्या है? सही है, यानी कि ए और आर दोनों सही है। आर जो है एक की सही व्याख्या करता है। पहला वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा कैसा होता है? बहुदिशात्मक होता है, द्विदिशात्मक, एक दिशात्मक या फिर चक्रीय होता है? कैसा होता है? तो याद रखिएगा, यह होता है आपका एक दिशात्मक। कैसा होता है? एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशात्मक होता है। तीसरा वाला विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, पोचमपल्ली बुनाई की कला में सूत को रंगने और बुनने से पहले किस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है? यानी कि उसको रंगने और बुनने से पहले की प्रक्रिया के बारे में आपको बताना। पोचमपल्ली कहां पर बनाई जाती है? तो ये तेलंगाना में बनाई जाती है ना। अब बात करते हैं भैया कौन सी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है? सूत को रसायनों में डुबोकर सख्त किया जाता है। सूत के लच्छों को उबलते पानी में डालकर गंदगी और दाग को हटाया जाता है। सूत को मशीनों से काटा जाता है या फिर सूत पर मोम लगाया जाता है? क्या होगा सही आंसर? तो यहां पर हम बात करें तो पोचमपल्ली में कारीगर सबसे पहले सूत के बंडलों को
उबलते पानी में धोते हैं ताकि धूल और गंदगी निकल जाए, इसके बाद ही उन्हें रंगा जाता है और फिर करके पर बुना जाता है। ठीक, यानी कि फिर बुनने का काम किया जाता है। तो सूत के लच्छों को उबलते पानी में डालकर गंदगी और दाग हटाए जाते हैं। दूसरा वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए पक्षियों में से कौन सा जोड़ा अपनी आंखों की दृष्टि के लिए प्रसिद्ध है और हमसे 4 गुना दूर देख सकता है? वो कौन सा जोड़ा है? कौवा चिल बुलबुल है, बाज गिद्ध चील है, तोता मोर कबूतर है, उल्लू चमगादड़ बाज है। सरल सा प्रश्न है, सभी को इसका आंसर पता होना चाहिए। हो जाएगा बाज गिद्ध और चील, है ना। दूसरा वाला विकल्प सही होगा, ये हमसे 4 गुना दूर देख सकते हैं। तो दूसरा वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। आगे बात करेंगे, यहां पर देखिए अभिकथन और कारण दे रखा है। अभिकथन है आपका कि सांप के काटने की दवाई सीरम सांप के जहर से ही बनाई जाती है। क्या कारण है भैया? कि सांप का जहर प्रोटीन से बना होता है और शरीर में एंटीबायोटिक बनाने के लिए उसी जहर का संशोधित रूप उपयोग किया जाता है। क्या सही है, क्या गलत है, कौन सा सही है, कौन सा गलत है, ये आपको बताना है। तो अभिकथन हम देखेंगे, सांप के काटने की दवाई सीरम सांप के जहर से ही बनाई जाती है, बिल्कुल सही है। यदि हम यहाँ पर कारण देखें, क्या कारण सही है क्या, तो बिल्कुल सांप का जहर प्रोटीन से बना होता है और शरीर में एंटीबॉडी बनाने के लिए उसी के जहर का संशोधन रूप उपयोग किया जाता है। तो कारण भी आपका सही हो जाएगा, यानी कि ए और आर फिर यहाँ पर दोनों सही हो जाएंगे और आर ए की सही यहाँ पर व्याख्या करता है। तो पहला वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर कि गोलकुंडा किले के बारे में बात की जा रही है कि मानचित्र में 1 सेंटीमीटर दूरी जमीन पर 110 मीटर के बराबर है, यानी कि 1 सेंटीमीटर दूरी जमीन वहां पर कितनी है? 110 मीटर के बराबर है। यदि मानचित्र पर फतेह दरवाजा और बंजारा दरवाजा के बीच की दूरी 14.2 सेंटीमीटर है, तो जमीन पर इन दोनों दरवाजों के बीच की वास्तविक दूरी किलोमीटर में आपको बताना है। क्या होगा? किलोमीटर में बताना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 1 सेंटीमीटर बराबर यहाँ पर 110 मीटर बताया गया है। कितना? 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर बताया गया है। तो 14.2 सेंटीमीटर की बात करें तो यहाँ पर 14.2 सेंटीमीटर में 110 का हमें गुना करना पड़ेगा, तब जाके मीटर में चेंज होगा, है ना। तो 14.2 में 110 का हम गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 1562 मीटर। कितना हो जाएगा? 1562 मीटर। और आपको पता होगा कि भैया 1 किलोमीटर में, यहाँ पर देखिए किलोमीटर देखा होगा, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे भैया, 1562 में 1000 का भाग दे देंगे, क्योंकि हमें किलोमीटर में देखना है। तो 3 जीरो है, तो 3 जीरो के बाद में यहाँ पर हम दशमलव लगा देंगे। तो 1.562 कहां पर है? पहले वाले विकल्प में, और यही आपका सही आंसर होगा, ना। इस तरीके से इसको हल कर सकते हैं। चलिए, वर्ली एक पारंपरिक कला का प्रकार है। वर्ली स्थान किस राज्य में एक प्रकार की चित्रकारी होती है? तो ये कहां पर स्थित है, किस राज्य में है, ये पूछा गया है। ओडिशा, राजस्थान, बिहार या फिर महाराष्ट्र। तो वर्ली के बारे में पूछे तो हमेशा याद रखिएगा ये महाराष्ट्र में स्थित है। कहां पर है? महाराष्ट्र में। 4th वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोगों का सही क्रम यहाँ पर आपको बताना है कौन सा है। मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया। मलेरिया HIV एड्स, डेंगू, मलेरिया टाइफाइड या फिर चिकनगुनिया हैजा मलेरिया। कौन सा रोग मच्छरों द्वारा फैलता है? तो आप सभी को पता होगा भैया, मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया। जो मलेरिया है ये एंडीज मच्छर से, मादा एनाफ्रीज मच्छर से होता है, और जो चिकनगुनिया है एंडीज मच्छर से होता है, ना। और जो HIV एड्स वगैरह है, ये जो HIV एड्स से है ये वायरस से होता है, और जो टाइफाइड है ये दूषित पानी या फिर खाने से होता है, टाइफाइड और हैजा, है ना। तो मच्छर से फैलने वाले रोगों के बारे में पूछा गया था, तो पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। यहाँ पर अभिकथन और कारण दे रखा है कि कुत्ता अपने क्षेत्र को पहचान लेता है कि कोई दूसरा कुत्ता उसके इलाके में आया था या नहीं। किसके कारण भैया? कारण क्या है? कुत्ते दूसरे कुत्ते के मलमूत्र की गंध से जान लेते हैं कि वहां उसके इलाके का है या फिर बाहर का। तो आप अभिकथन देखेंगे और कारण देखेंगे तो मुझे नहीं लगता ज्यादा कुछ समझाने की इसमें आवश्यकता है। बिल्कुल सही होगा, ए और आर दोनों सही है। आर जो है एक ही सही व्याख्या करता है। पहला वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। अल बिरूनी किस देश से भारत आया था? सरल सा प्रश्न। अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, ओमान या फिर बांग्लादेश। तो सरल सा प्रश्न है, ये आए थे आपके उज्बेकिस्तान से आए थे अल बिरूनी, है ना। दूसरा वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। उस महिला खिलाड़ी का नाम बताना है जिसमें 12 वर्ष की आयु से वजन उठाना शुरू किया था और वहां 130 किलो वजन उठा सकती थी। इसके बारे में आपको बता चुका हूं। सुनीता विलियम्स है, मल्लेश्वरी है, सानिया मिर्जा या फिर टीपी उषा है। क्या मैंने आपको बताया था? मैंने आपको बताया था मल्लेश्वरी के बारे में, है ना।
कर्णम मलेश्वरी, दूसरा वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। ठीक, आगे बात करेंगे। कक्षा 5 के पाठ उसी से ठंडा उसी से गर्म के लेखक कौन है, जो भारत के पूर्व राष्ट्रपति भी थे? सरल सा प्रश्न है ये, यहां पर लिखने से आप समझ गए होंगे। अब्दुल कलाम, जाकिर हुसैन, राधाकृष्णन या फिर वीवी गिरी। क्या होगा सही आंसर? डॉक्टर जाकिर हुसैन है ना। उसी से ठंडा उसी से गर्म के लेखक कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो भारत के पूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। तो दूसरा वाला विकल्प क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, फिर यहां पर अभिकथन और कारण दे रखा है, तो अभिकथन और कारण को देख लेते हैं। अभिकथन यहां पर कह रहा कि गोवा से केरल तक के रेल रास्तों में 52 सुरंगें और 2000 पुल हैं। बिल्कुल पुल है, यानी कि अभिकथन आपका सही हो जाएगा। कारण क्या है इसका? कि यहाँ रास्ता पश्चिम घाट की पहाड़ियों और घने जंगलों से होकर गुजरता है, जो बहुत उबड़ खाबड़ है। तो क्या कारण सही है? क्या? बिल्कुल कारण सही है। मतलब अभिकथन ए और कारण यहां पर भी दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या करता है। पहला वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, नेपेंथिस घटपन्नी पौधे के शिकार करने का तरीका क्या है? भैया तरीका बताना है। एक प्रकार का यह शिकारी पौधा होता है नेपेंथिस या फिर घटपन्नी पौधा, आपको पता होना चाहिए। इसके शिकार करने का तरीका आपको बताना है। क्या तरीका है? यह अपने कांटों से कीड़ों को फंसाता है, यह एक विशेष प्रकार की आवाज निकालता है जो कीड़ों को बुलाता है, यह एक खास खुशबू छोड़ता है जो कीड़ों को आकर्षित करती है और फिर उन्हें अंदर फंसा लेती है, या फिर कीड़ों को पीछा करती। क्या करती भैया? घटपन्नी पौधा शिकार कैसे करता है? यह एक खास खुशबू छोड़ता है, स्मेल छोड़ता है जो कीड़े को आकर्षित करती है और फिर उसे अंदर फंसा लेती है और खा लेती है ना। और ये क्यों करती है? सिर्फ नाइट्रोजन की कमी के कारण। जहां पर नेपेंथिस या फिर घटपन्नी पौधा उगता है वहां पर नाइट्रोजन की कमी होती है और ये शिकार करके उस नाइट्रोजन की कमी को पूरा करते हैं। तो तीसरा वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जड़ नहीं है? देखिए नेगेटिव प्रश्न पूछा गया, कौन सा जड़ नहीं है? मूली, शकरकंदी, टेपियोका या फिर आलू। जड़ के बारे में पूछा गया है। जड़ तो वो आलू हो जाएगा। आलू क्या है भैया? एक प्रकार का तना है। देखिए जो गोल है याद रखिएगा वो तना होते हैं, और जो जिसमें पूंछ निकली होती है, एक थोड़ा सा ये ट्रिक मान सकते हैं, जिसकी पूंछ निकली होती है वो हमेशा जड़ होती है ना। जैसे कि मूली को देख सकते हैं, शकरकंदी, टेपियोका, इनमें जड़ें निकली होती है ना, या फिर पूंछ निकली होती है। तो ये क्या होगी? फिर जड़ नहीं, पूंछ निकली होती है ना मूली, शकरकंदी और टेपियोका में। तो ये क्या है? जड़ है। मूली, शकरकंदी और टेपियोका। आलू क्या है? तना है। और याद रखिएगा जो गोल होते हैं वो हमेशा किस रूप में देखा जाता है? उनको तने के रूप में देखा जाता है। तो एक छोटी सी ट्रिक थी, आपको काम आएगी एग्जाम में। अगला प्रश्न है, ध्रुव तारा हमेशा उत्तर दिशा में ही क्यों दिखाई देता है? क्योंकि यह ब्रह्मांड का सबसे चमकीला तारा है, क्योंकि यह पृथ्वी के घूर्णन अक्ष के ठीक ऊपर स्थित है, क्योंकि यह सूर्य के बहुत करीब है, या फिर यहाँ क्योंकि यहाँ चलता नहीं है। क्या कारण है भैया? कारण है क्योंकि यहाँ पृथ्वी के घूर्णन अक्ष के ठीक ऊपर स्थित है, इसलिए ध्रुव तारा हमेशा उत्तर दिशा में ही दिखाई देता है। दूसरा वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। पानी में फिटकरी डालने से अशुद्ध जल साफ कैसे हो जाता है? यहाँ कीटाणुओं को मार देती है, यहाँ मिट्टी के भारी कणों को नीचे बैठने में मदद करती है, यानी कि अवसादन करती है, यहाँ पानी को मीठा बनाती है, या फिर यहाँ पानी का रंग बदल देती है। पानी में फिटकरी डालने से अशुद्ध जल साफ कैसे हो जाता है? कैसे हो जाता भैया? यहाँ मिट्टी के भारी कणों को नीचे बैठने में क्या करती है? मदद करती है। सेकंड वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। एक पश्मीना शाल को मशीन से क्यों नहीं बुना जा सकता? सॉरी, थोड़ा सा खांसी है, थोड़ा अवॉइड करिएगा इसको, है ना। एक पश्मीना शाल को मशीन में क्यों नहीं बुना जा सकता भैया? क्योंकि पश्मीना ऊन बहुत महंगी होती है, क्योंकि बकरी के बाल बहुत पतले होते हैं, मनुष्य के बाल से 6 गुना पतले होते हैं, जो मशीन में टूट जाएंगे, क्योंकि बुनकर बेरोजगार हो जाएंगे, या फिर क्योंकि मशीनें लद्दाख में नहीं चलती। सरल सा प्रश्न है, 4 विकल्प पढ़ेंगे तो आसानी से आप समझ जाएंगे। क्योंकि बकरी के बाल बहुत पतले होते हैं, और मैंने आपको बताया था मनुष्य के बाल से 6 गुना पतले होते हैं, जो मशीन में टूट जा सकते हैं। टूटे यानी कि टूट जाएंगे, है ना। टूटे क्या जा सकते हैं? वो टूट ही जाएंगे। तो दूसरा वाला विकल्प क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा, क्योंकि वो नाजुक और पतले बहुत होते हैं, है ना, इस वजह से दूसरा वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। फिर यहाँ पर अभिकथन और कारण दे रखा है, देख लेते हैं कि राजस्थान के लोग अपने घरों की दीवारें बहुत मोटी बनाते हैं और छतों
छतें कटीली झाड़ियों में से ढकते हैं। कारण क्या है इसका? मोटी दीवारें गर्मी को अंदर आने से रोकती है और कटीली झाड़ियां छत को छायादार और हवादार रखती है। तो आप अभिकथन और कारण पढ़ेंगे तो बिल्कुल सही है। राजस्थान के जो लोग हैं अपने घर की दीवारें बहुत मोटी बनाते हैं। कैसी बनाते हैं? बहुत मोटी बनाते हैं और छतें कटीली झाड़ियां से ढकते। क्यों ढकते हैं? क्योंकि मोटी दीवारें गर्मी को अंदर आने से रोकती हैं और कटीली झाड़ियां छत को छायादार और हवादार रखती है। तो आर भी आपका सही हो जाएगा। तो वही आंसर होगा, ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है, पहला वाला विकल्प सही होगा। अगला देखते हैं, वहां कौन सी चीज है जो हम खाते हैं जो ना तो पौधे से मिलती है और ना ही जानवर से? जो पौधे से नहीं मिलती और जानवर से नहीं मिलती, उस चीज के बारे में आपको बताना, शहद, मशरूम, नमक या फिर दही। देखिए नमक नहीं होगा, यहाँ पर खनिज की बात नहीं की जा रही है। यहाँ पर जो हम खाते हैं, जो चीज के बारे में बात की जा रही है वो है शहद। शहद आपने देखा होगा, ना तो ये पौधे से मिलती है और ना ही जानवर से मिलती है। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर शहद हो जाएगा, पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। उस वैज्ञानिक का नाम बताइएगा जिसने वेलक्रो का आविष्कार किया था। उन्हें यह विचार कपड़ों पर चिपके हुए बीजों को देखकर आया था। आइजैक न्यूटन, जॉर्ज मेस्ट्रल, रोनाल्ड रॉस या फिर ग्रेगर मेंडल। क्या होगा सही आंसर? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा जॉर्ज मेंट्रल। क्या होगा? जॉर्ज मेंटल। यहां पर दूसरा वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। लिंगुफेन किस देश का लोकप्रिय भोजन है और यहां किससे बनता है? भैया बहुत बार ये पूछा गया प्रश्न है सीटेट एग्जाम में। चीन मेंढक से, हांगकांग सांप के मांस से, कश्मीर मछली से या फिर गोवा नारियल तेल से? तो सभी को पता लिंगुफेन के बारे में। ये हांगकांग के लोग खाते हैं सांप के मांस को, यानी कि सांप को मार के उसको खा लेते हैं पका कर, है ना। तो दूसरा वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे। पर्यावरण अध्ययन में थीम आधारित दृष्टिकोण का उपयोग क्यों किया जाता है? आपने देखा होगा पर्यावरण थीम में आधारित है, यानी कि 6 प्रकार के थीम और उपथीम मानी गई पर्यावरण अध्ययन में। इसे अध्याय वाइज नहीं बांटा गया पर्यावरण अध्ययन में। क्यों नहीं बांटा है? विषयों की संख्या कम करने के लिए, बच्चों के बस्ते का बोझ कम करने के लिए, एक एकीकृत और समग्र समझ विकसित करने के लिए, क्योंकि बच्चे दुनिया को टुकड़ों में नहीं देखते या फिर शिक्षकों को पढ़ाने में आसानी हो। तो आपने देखा होगा परिवार और मित्र, इसमें 4 उपथीम बताई गई जिसमें जानवर और पौधे भी है। अब जानवर और पौधे को आप देखेंगे तो ये विज्ञान का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? विज्ञान या फिर सामाजिक विज्ञान का हिस्सा है, लेकिन इसको पर्यावरण अध्ययन में रखा गया है। क्यों रखा गया है? क्योंकि जो बच्चा है वो टुकड़ों में नहीं देखता दुनिया को। जैसे कि आपसे पूछ लिया, बच्चे से पूछ लिया कि आपके घर में कितने सदस्य हैं, तो उसने बताया 5, लेकिन उसके घर में 3 ही सदस्य यानी कि उसके माता पिता वो खुद है, लेकिन उसने 5 बताया। क्यों बताया? क्योंकि घर में एक कुत्ता भी है और एक तुलसी का पौधा भी है ना। इन सभी को जोड़कर उसने क्या बता दिया? 5 बता दिया, 5 सदस्य, क्योंकि कुत्ता और तुलसी को भी वो घर का सदस्य ही मानता है। तो उसको उसी के हिसाब से पढ़ाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि वैज्ञानिक तरीके से आप बताओ कि भाई कुत्ते का वैज्ञानिक नाम ये है, तुलसी का वैज्ञानिक नाम ये है। ऐसा आप उसे नहीं पढ़ा सकते। उसके वातावरण के हिसाब से, पर्यावरण अध्ययन के हिसाब से ही पढ़ा सकते हैं, नहीं एक एकीकृत और समग्र समझ विकसित करने के लिए, क्योंकि बच्चे दुनिया का टुकड़ों में नहीं देखते, वो एक जैसा ही देखते हैं। तो तीसरा वाला विकल्प आपको आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, तरांग का अर्थ क्या है और यह किस राज्य में स्थित है? भैया तरांग के बारे में पूछा गया है। क्या है? तरांग नहीं है, ये तोरांग है ना। तोरंग क्या है? ये तोरंग। तोरंग के बारे में पूछा गया है। तोरंग एक वाद्य यंत्र है मिजोरम का। तोरांग का मतलब जंगल है झारखंड का। तोरांग एक प्रकार का नृत्य है मणिपुर का। तोरांग एक प्रकार की खेती है असम का। मैंने सूर्यमणि के बारे में आपको बताया थोड़ी देर पहले, और वही तोरांग का अर्थ क्या बताया था? जंगल। और ये कहां पर प्रयोग होता है? झारखंड में, है ना। दूसरा वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, अभिकथन है कि उल्लू अपनी गर्दन को काफी हद तक 270 डिग्री पीछे घुमा सकता है। मैं आपको बता चुका हूं, तो अभिकथन आपका सही हो जाएगा। क्यों घुमाता? कारण क्या है? उल्लू की आंखें उसके सिर पर स्थित होती है, वह पुतलियां नहीं घुमा सकता, इसलिए उसे देखने के लिए पूरा सिर घुमाना पड़ता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो पक्षी होते हैं उनकी पुतली नहीं घूमती है, वो बार बार अपनी गर्दन को इधर से उधर घुमाते रहते। क्यों घुमाते रहते? क्योंकि उनकी पुतलियां नहीं घूमती। इसलिए उल्लू भी एक पक्षी है और ये अपनी गर्दन को 270 डिग्री तक घुमा सकता है। तो अभिकथन और कारण बिल्कुल सही है, और जो आपका अभी कारण है यानी कि आर है, तो एक ही सही व्याख्या कर रहा है। तो पहला वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, फिर से यहाँ पर अभिकथन और कारण दिया है। पहाड़ों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस कम तापमान पर भी उबलने लगता है। क्या ये सही है? क्या बिल्कुल सही है। इसके बारे में हम जिक्र कर चुके हैं इससे पहले।
कारण क्या है इसका कि ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडल दबाव कम हो जाता है, जिससे क्वथनांक घट जाता है। ये भी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यहाँ पर भी आंसर ए और आर दोनों सही है। आर क्या है, ए की सही व्याख्या कर रहा है, तो पहला वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। दांडी यात्रा भारत के किस राज्य से शुरू हुई थी और किस राज्य में समाप्त हुई थी? महाराष्ट्र से गुजरात, गुजरात से महाराष्ट्र, गुजरात के साबरमती आश्रम से गुजरात के दांडी तक, दिल्ली से गुजरात, कहां से हुई थी? सरल सा प्रश्न, कब हुई थी दांडी यात्रा भैया? 1930 में हुई थी। कहां से कहां तक हुई थी? तो गुजरात से साबरमती आश्रम से गुजरात के दांडी तक, तट तक हुई थी। तो तीसरा वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, उस विटामिन का नाम बताना है जो खाना पकाते समय गर्मी से सबसे जल्दी नष्ट हो जाता है। गर्मी से विटामिन है, बी, सी या डी, कौन सा नष्ट हो जाता भैया? खाना पकाते समय गर्मी से सबसे जल्दी नष्ट कौन सा विटामिन हो जाता है, ये आपको बताना है। तो विटामिन सी जो होता है वो बहुत संवेदनशील होता है। कौन सा भैया? विटामिन सी है ना, और यही खाना पकाते समय गर्मी में सबसे जल्दी नष्ट हो जाता है। और इसका रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड है, याद रखिएगा। और सब्जियों को ज्यादा उबालने या तलने से विटामिन सी खत्म हो जाता है, इसलिए सलाद और खट्टे फल कच्चे खाने की सलाह दी जाती है। क्यों दी जाती है? क्योंकि इसमें विटामिन सी होता है और हमें विटामिन सी को नहीं मारना है, यानी कि नष्ट नहीं करना है, तो उन्हें हम कच्चा खाते हैं ना। तो तीसरा वाला विकल्प आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, मिड डे मील योजना का मुख्य उद्देश्य यहाँ पर पूछा गया है। 4 विकल्प दे रखे हैं और कूट में आपको आंसर बताना है, क्या सही होगा। बच्चों के पोषण स्तर में सुधार करना बिल्कुल मिड डे मील योजना का मुख्य उद्देश्य है। स्कूल में नामांकन बढ़ाना, यह भी इसका उद्देश्य है। जातिगत भेदभाव को कम करना, क्योंकि सब साथ बैठकर खाते, ये भी इसका उद्देश्य हो सकता है। अध्यापकों को रोजगार देना, अध्यापक का रोजगार इससे कोई लेना देना नहीं है मिड डे मील से, यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा कहां पर है? दूसरे वाले विकल्प में, और यही आपका सही आंसर हो जाएगा। जानवरों की त्वचा पर जो विविध पैटर्न होते हैं या फिर जो डिजाइन होती हैं, जैसे कि जेब्रा, बाघ और जिराफ को आपने देखा होगा, वो किस कारण से होता है? वहां के जलवायु के कारण होता है, उनकी त्वचा पर बालों के कारण होता है, उनके आनुवंशिकता गुणों के कारण होता है, यानी कि डीएनए के कारण होता है, या फिर सूर्य के प्रकाश के परावर्तन के कारण होता है। तो याद रखिएगा, जो ये त्वचा पर जो विविध पैटर्न या फिर डिजाइन होते हैं, उनकी त्वचा पर बालों के कारण होता है ना। दूसरा वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर अभिकथन और कारण दे रखा है। अभिकथन क्या कहता है भैया यहाँ पर कि ध्रुवी भालू के शरीर पर बालों की 2 मोटी परतें होती हैं और त्वचा के नीचे वसा की एक मोटी परत होती है। क्या कारण है इसका? कि यहाँ सब उसे बर्फीला ठंड यानी कि -40 डिग्री सेल्सियस तक से बचाने के लिए होती है। तो आप यहाँ पर आप देखेंगे कि अभिकथन और कारण दोनों सही है, क्योंकि ध्रुवी भालू जो होते हैं उनके शरीर पर बालों की 2 मोटी परतें होती है, बिल्कुल सही है। और त्वचा के नीचे वसा यानी कि जो फेट होता है उसकी एक मोटी परत भी होती है। तो अभिकथन आपका सही है, कारण भी इसका सही है, क्योंकि यहाँ सब उसे बर्फीला ठंड यानी कि -40 डिग्री सेल्सियस तक बचाने के लिए होती है। तो कारण भी यहाँ सही हो जाएगा, यानी कि ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। तो पहला वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। बरगद के पेड़ की लटकती हुई शाखाओं को वास्तव में क्या कहा जाता है और उनका कार्य क्या होता है? तना भोजन संग्रह करता है, पत्तियां प्रकाश संश्लेषण करता है, जड़ें पेड़ों को सहारा देती है या फिर फूल प्रजनन करता है? सरल सा प्रश्न है। बरगद के पेड़ पर आपने देखी होगी, पेड़ की लटकती हुई शाखाओं को देखी होगी, तो वो क्या है? एक प्रकार की जड़ें होती हैं और ये पेड़ को सहारा देने का काम करती है, सपोर्ट का काम करती है। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। सुनीता विलियम्स पृथ्वी से 360 किलोमीटर दूर स्पेसशिप में गई थी, वहां उनके बाल हमेशा खड़े क्यों रहते थे? क्योंकि अंतरिक्ष में बहुत हवा चलती है, क्योंकि वहां गुरुत्वाकर्षण बल शून्य होता है, क्योंकि उन्होंने बालों में जेल लगाया था, या फिर क्योंकि वहां पानी नहीं है। जैसा कि हमने स्पेस के बारे में थोड़ी देर पहले, अंतरिक्ष के बारे में थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था, क्योंकि वहां क्या गुरुत्वाकर्षण बल कैसा होता है? शून्य होता है। ग्रेविटी नाम की कोई चीज वहां पर नहीं होती है। दूसरा वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। मलप्पुरम गांव जहां बच्चों की पंचायत भीमा संघ ने पानी की टंकी साफ करके पानी की समस्या सुलझाई थी, किस राज्य में है? राजस्थान में है, कर्नाटक में है, महाराष्ट्र में है या फिर आंध्र प्रदेश में है? तो सही आंसर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कर्नाटक, यानी कि हवलकुंडी गांव में। दूसरा वाला विकल्प क्या हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, रबी और खरीफ की फसलों का सही उदाहरण आपको बताना है। रबी की फसल कौन सी है और
खरीफ की फसल कौन सी है? 4 विकल्प है, आराम से पढ़ लीजिएगा, आंसर आपको देना है। ठीक, मैं यहां पर डायरेक्टली आंसर बता दूंगा। देखिए, रबी की फसल कौन सी होती है? आपकी गेहूं और चना। और खरीफ की फसल कौन सी होती है? आपकी धान और बाजरा, है ना। याद रखिएगा, रबी में गेहूं और चना आ जाएगा, खरीफ में आपका धान और बाजरा आ जाएगा। तो दूसरा वाला विकल्प क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे। गोलकोंडा किले में तोप का इस्तेमाल सबसे पहले किस मुगल बादशाह ने किया था, जिसकी सेना किले के बाहर 8 महीने तक खड़ी रही पर अंदर नहीं घुस पाई? वो कौन सा राजा था भैया? अकबर, औरंगजेब, शाहजहां या फिर बाबर? कौन सा था? यहां पर उस मुगल बादशाह के बारे में आपको बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा, वो था औरंगजेब। कौन था भैया? औरंगजेब, है ना। दूसरा वाला विकल्प आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। औरंगजेब अपनी पूरी फौज और तोपों के साथ गोलकुंडा आया था, लेकिन किले की दीवारें इतनी मजबूत और घुमावदार थी कि वहां 8 महीने तक बाहर बैठा रहा, लेकिन जीत नहीं पाया औरंगजेब, है ना। तो दूसरा वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। यहां पर देखिए, अभिकथन और कारण दे रखा है। अभिकथन पढ़ लेते हैं कि ठंडा रेगिस्तान जैसे लद्दाख में हवा बहुत शुष्क और पतली होती है। क्या कारण है इसका? कि लद्दाख हिमालय की वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है, इसलिए वहां मानसून की हवाएं नहीं पहुंच पाती और बारिश बहुत कम होती है। क्या अभिकथन और कारण बिल्कुल सही है? क्या अभिकथन यहां पर बताया गया है कि ठंडा रेगिस्तान जैसे लद्दाख में हवा बहुत शुष्क और पतली होती, बिल्कुल सही अभिकथन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। लद्दाख, यानी कारण हम देख लेते हैं, लद्दाख हिमालय की वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता, बिल्कुल जो लद्दाख है वो हिमालय की जो वृष्टि छाया क्षेत्र है उसमें ही पड़ता है, इसलिए वहां मानसून की हवाएं नहीं पहुंच पाती और बारिश भी बहुत कम होती है। तो कारण भी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, क्योंकि लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान कहा गया। क्यों कहा गया है? क्योंकि बारिश ना के बराबर होती, वहां पर ऊंचे हिमालय पर्वत मानसून के बादलों को रोक लेते हैं, जिससे लद्दाख सूखा रहता है, इसलिए वहां का जो रेगिस्तान होता है वो कैसा होता है? ठंडा होता है। तो अभिकथन और कारण दोनों सही है, तो ए और आर दोनों सही है, तथा आर जो है वो ए की सही व्याख्या करता है। पश्मीना शाल की बुनाई में एक बुनकर को एक साधारण के बिना डिजाइन वाली शाल बनाने में लगभग कितने घंटे लगते हैं? 250, 6, 2500 या फिर 100? तो सभी को पता है, सरल सा प्रश्न है। कितना लगता है समय? 250 घंटे लगते हैं। कितने? एक साल बनाने में 250 घंटे लगते हैं भैया, है ना। पहला वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। उस जानवर की पहचान करें जो सीटी जैसी आवाज निकालकर अपने साथियों को खतरे का संकेत देता है सीटी बजाकर। डॉल्फिन, लंगूर, हाथी या फिर बाघ? कौन सा जानवर है भैया? वो सभी को पता है, वो एक डॉल्फिन होती है। डॉल्फिन अपने साथी को आवाज निकालकर खतरे का संकेत देती है, तो वो डॉल्फिन है। तो पहला वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। अल बरूनी की किताब उल हिंद का अनुवाद कई भाषाओं में हुआ है। यह किताब मुख्य रूप से किस विषय पर प्रकाश डालती भैया? भारत के युद्ध और राजा पर, भारत के लोक, तालाब, धर्म, रीति रिवाज और विज्ञान पर, भारत का भोजन पर, भारत के जानवर पर। तो आपने अल बरूनी की किताब के बारे में सुना होगा, अल बरूनी के बारे में सुना होगा। तो जब ये आए थे तो तालाब इनको बहुत पसंद आए थे ना, और उन्हीं के बारे में इन्हें जिक्र किया, धर्म के बारे में किया था, रीति रिवाज और विज्ञान के बारे में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? भारत के लोग, तालाब, धर्म, रीति रिवाज और विज्ञान। दूसरा वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। ब्रेल लिपि के बारे में यहाँ पर पूछा गया, अक्षरों को पहचानने के लिए कितने बिंदुओं के पैटर्न का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर जब कूट में पूछा गया था तो मैं आपको बता चुका हूं, 4, 6, 8, 12। क्या बताया था मैंने? वहां पर 6 बिंदु यानी कि 6 डॉट का इस्तेमाल किया जाता है। तो दूसरा वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। फिर यहाँ पर अभिकथन और कारण दिया हुआ है। अभिकथन कह रहा है यहाँ पर कि कुएं जो पहले पानी से भरे रहते थे अब सूख गए हैं, बिल्कुल सूख गए हैं, तो अभिकथन आपका सही हो जाएगा। क्या कारण सही है? क्या कि मोटर लगाकर जमीन का पानी निकाला जा रहा है, तालाब जिनमें बारिश का पानी इकट्ठा होता था वहां नहीं रहे, जमीन को सीमेंट से पक्का कर दिया गया है, तो ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। आप देखेंगे तो बिल्कुल आपको समझ में आ रहा है, कारण भी आपका बिल्कुल सही होगा। तो यहां पर भी ए सही है, आर में दिए गए सभी कारण सही है ना। तो पहला वाला विकल्प क्या हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य और किस व्यक्ति से है? राजस्थान, अमृता देवी बिश्नोई, उत्तराखंड, सुंदरलाल बहुगुणा, कर्नाटक, अपिको आंदोलन या फिर झारखंड, सूर्यमणि। देखिए, अमृता देवी बिश्नोई राजस्थान में, आपको खेजड़ी वृक्ष जब मैंने उसके बारे में जिक्र किया था तो राजस्थान अमृता देवी बिश्नोई के बारे में बता चुका था। अब 3 विकल्प बचे हुए हैं और मुझे लगता है सभी को इसका आंसर पता होगा, है ना। चिपको आंदोलन कब हुआ था भैया? ये 1973 में। कब हुआ था? 1973 में। कहां पर हुआ था? उत्तराखंड के
चमोली जिले में हुआ था। याद आया आपको? उत्तराखंड के चमोली जिले में। और किससे संबंधित है ये? सुंदरलाल बहुगुणा से संबंधित है। दूसरा वाला विकल्प आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ग्रीन हाउस गैस के बारे में पूछा गया। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार कौन सी गैस है भैया? ग्रीन हाउस प्रभाव के बारे में पूछा गया है ना, के लिए सबसे अधिक जिम्मेदारी गैस कौन सी जिम्मेदार गैस? ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, या फिर हाइड्रोजन है? कौन सी गैस होगी? तो भैया वो CO2 होगी। कौन सी? CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। तीसरा वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। एक शिक्षिका कक्षा में ईंधन के संरक्षण पर चर्चा कर रही है। वह बताती कि हमें लाल बत्ती पर गाड़ी का इंजन बंद कर देना चाहिए। यह किस थीम से संबंधित है? सरल सा प्रश्न है। यहाँ पर गाड़ी की बात की जा रही है, ईंधन की बात की जा रही है, परिवार और मित्र, आशय, यात्रा या फिर जात। तो सरल सा प्रश्न है, कौन सी थीम होगी भैया? यात्रा, ट्रेवल से थीम होगी, है ना। तीसरा वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। दांडी यात्रा में गांधी जी के साथ कितने अनुयायी साबरमती आश्रम में चले थे? 78, 100, 50 या फिर 1000? 78, 100, 50 या फिर 1000? कितने चले थे भैया अनुयायी? तो याद रखिएगा, गांधी जी ने अपने 78 विश्वसनीय स्वयं सेवकों के साथ यात्रा शुरू की थी। रास्ते में हजारों लोग जुड़ते गए। यह यात्रा 24 दिन तक चली थी। कितने दिन तक चली थी भैया? 24 दिन तक। लेकिन उनके साथ कितने चले थे शुरू में? वो चले थे 78, है ना। तो पहला वाला विकल्प आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा कीटनाशक का कार्य करता है जिसकी पत्तियों को अनाज में रखने से कीड़े नहीं लगते हैं? तुलसी, नीम, पीपल या फिर केला? यह प्रश्न भी काफी सरल है। कीटनाशक का कार्य करता है और पत्तियों को अनाज में रखने से कीड़े नहीं लगते हैं। तो नीम की पत्ती आप रखेंगे तो ये कीटनाशक का कार्य करेगा, है ना, नीम की पत्ती। तो सेकंड वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। ये एक प्राकृतिक कीटनाशक है। फिर यहाँ पर आपको अभिकथन और कारण दे रखा है, और अभिकथन कहता है कि असम के लोग बारिश के मौसम में भी स्कूल जाने के लिए बांस और रस्सी के बने पुलों का उपयोग करते हैं। कारण क्या है कि असम में बहुत बारिश होती है, कभी कभी घुटनों तक पानी भर जाता है, लेकिन यहाँ बच्चों के स्कूल जाने से नहीं रोकता। तो बिल्कुल आप अभिकथन देखेंगे तो बिल्कुल सही है, कारण भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पर भी ए और आर दोनों सही है, और आर क्या है? एक ही सही व्याख्या कर रहा है। तो पहला वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, झूम खेती में खरपतवार को जलाने के बाद जो राख बचती है वह जमीन को कौन सा पोषक तत्व प्रदान करती है? नाइट्रोजन, पोटास, फास्फोरस या फिर यूरिया? अच्छा प्रश्न है। झूम खेती के बारे में आपको बता चुका हूं। जो खरपतवार होते हैं उसको वहीं काट दिया जाता है, जला दिया जाता है जब राख हो जाती है उसी में। तो वो किसका काम करती है? उर्वरक का काम करती है। उसमें पोषक तत्व क्या प्रदान होता है उस जमीन में, यह आपसे पूछा गया है। तो याद रखिएगा, उसमें पोटास होता है। क्या होता है? उसमें पोटास होता है। दूसरा वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला और अंतिम प्रश्न, जैसा कि बताया था टोटल 100 प्रश्न मिलेंगे। इन 100 प्रश्नों में आपको कितने नंबर आ रहे हैं कमेंट्स के माध्यम से बताएगा। यह अंतिम प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है और इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? 5 जून संयुक्त राष्ट्र UN के द्वारा, 22 अप्रैल पृथ्वी सम्मेलन, 16 सितंबर ओजोन दिवस या फिर 1 दिसंबर WHO? सही आंसर क्या है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 5 जून को मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी शुरुआत की गई थी 1972 में। कब की गई थी? 1972 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्टॉकहोम सम्मेलन में की गई थी, यूनाइटेड नेशन के द्वारा, है ना। तो याद रखिएगा, पहला वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। अब आपको बताना है कि इन टोटल 100 प्रश्नों में आपको कितने नंबर आ रहे हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को आपको लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। एक जल्द ही दोस्तों इस प्रकार की वीडियो में जल्द ही मिलेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।